हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है रीइंकार्नेटेड एज ए गेम चेंजर का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सोंग और टियान सिंह दिखते हैं जो कि उठते हुए कहीं पे जा रहे हैं। सोंग इस टाइम पर अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज कर रहा है। जब सोंग को लंबी दूरी का सफर तय करना होता है तो ये टेलीपोर्टेशन पावर फ्लाइंग पावर के अंदर बदल जाती है। उठते हुए टियान सिंह सोंग से कहता है, क्या तुम सच कह रहे थे? मॉन्स्टर्स का अटैक जल्दी होने वाला है। सोंग कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, इसी वजह से हम पावर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी ताकतवर प्लेयर्स हैं वो सबके सब एक गिल्ड के अंदर हो, ताकि मॉन्स्टर्स का जब अटैक हो हम साथ में मिलकर उनका सामना कर सकें। यही बात करते हुए सोंग और टियान सिंह जीरो गिल्ड की बेस से पहुंचते हैं। चारों तरफ के एरिया को एक दीवार से कवर कर दिया गया है। वहां पहुंचकर सोंग कहता है, हम घर आ गए। इसी टाइम पर वॉच टावर के ऊपर से ली नाइन और डी1 सोंग को देख लेते हैं। वो कहने लगते हैं, लीडर आ चुके हैं, जल्दी से गेट को खोलो। ऐसा कहने के साथ ही सामने की तरफ से एक गेट ओपन होता है जहां से सोंग अंदर देखता है। अंदर की साइड का एरिया काफी डेवलप हो चुका है। जब सोंग यहाँ से गया था तब यहाँ पर केवल टेंट थे, लेकिन अब घर बनना शुरू हो चुके हैं। ये देखकर सोंग कहता है, तुम सबने काफी अच्छा काम किया है। अभी कुछ दिन पहले तो मैं यहाँ से गया था, इतने टाइम के अंदर यहाँ पे तेज डेवलपमेंट आ गई। सोंग की इस बात को सुनकर गिरोह के अंदर से सारे बंदे बाहर निकलने लगते हैं और सोंग को देख कहने लगते हैं, ये लीडर तुम आ गए, तुम्हें आने में काफी लंबा टाइम लगा। इसी टाइम पर फैंग की नजर सोंग के पीछे टियान सिंह भी बढ़ती है। वो कहने लगती है, ये लड़का कौन है? सोंग कहता है, बहुत लंबी कहानी है, इसके बारे में मैं तुम्हें बातें बताऊंगा, अभी इतना समझ लो, ये हमारी टीम का एक नया मेंबर है। ये कहते सोंग इधर दिख रहा होता है, उसकी नजर जीवी के ऊपर होती है। तभी एकदम से जीवी भागते हुए उस तरफ आती है। जीवी रोते हुए सोंग के गिर लग जाती है और उसे कहने लगती है, तुम्हें आने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तुम जानते नहीं हो जब तुम गए हुए थे यहाँ पर कितना कुछ हो गया। मैंने कितनी बार तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी तरफ से कभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तुम्हारी वजह से यहाँ पर काफी सारे लोग काफी ज्यादा परेशान थे। इसी टाइम पर वोकमिंग वहां पहुंच जाता है और सीधे पूछता है, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद में यहाँ पर कुछ अजीब से इंसिडेंट वगैरह हुए थे, मुझे ऐसा लगता है इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुमने जरूर थे इस गेम के अंदर कोई छेड़ की होगी। सोंग कहता है, हाँ थोड़ी बहुत छेड़ की थी, लेकिन अब वो पूरी से ठीक हो चुकी है, सब कुछ वापस पहले जैसा हो चुका है। जीवी कहती है, तुमने जो कुछ भी किया हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझसे वादा करो जब तक कुछ बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं होगा तुम यहाँ से नहीं जाओगे, गिल्ड के एरिया के अंदर ही रहोगे। जी कहते हुए एकदम से जीवी का एहसास होता है कि वहाँ पर जितने भी बंदे हैं वो सारे उन्हें घूर रहे हैं। जी देखते ही जीवी तुरंत सोंग से दूर जाती है और फिर सोंग के पास वाले इस लड़की टियान सिंह से दिखने लगती है और कहती है, ये कौन है? सोंग कहता है, अभी बताया तो था, इसका नाम टियान सिंह है और ये हमारे गिल्ड का एक नया मेंबर है। आज ही इसने गिल्ड के अंदर ज्वाइन किया है। फ्यूचर में मॉन्स्टर्स का जो अटैक होने वाला है उसके अंदर ये हमारी मदद करेगा। मैंने इसकी पावर्स को देखा है, ये बहुत ताकतवर है, ये एक लॉन्ग रेंज आर्चरर है। अभी कुछ देर पहले मेरी एक बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी, उस फाइट के अंदर इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसी टाइम पर ये बच्चा जेंजी भी यहाँ भागता हुआ जाता है और अपनी इन्वेंट्री ओपन करके उसके अंदर से काफी सारे मेटल्स को जिन पे गिरा देता है। इस जगह पर मेटल्स को ढेर लग जाता है। फिर वो आगे कहता है, जब तुम यहाँ से गए हुए थे हमने भी यहाँ पर काफी कुछ किया है, काफी सारे मेटल्स को हमने इकट्ठा कर लिया है। फैंग कहती है, तुम हमने क्यों बोल रहे हो, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, पूरी फाइट के अंदर तुम सबसे पीछे रहे, तुम केवल तभी आके आते हो जब मेटल्स बट रहे होते हैं। उन्हें कहता है, शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम सभी ने काफी मेहनत की है, इन मेटल्स को देख के मुझे पता चल रहा है। वैसे फैंग, उस गन का काम कहाँ तक पहुंचा, क्या तुमने कुछ और गन्स बनाई? फैंग कहती है, नहीं अभी तक नहीं बनाई, मैं काफी ज्यादा कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसके बनने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। मेरे पास में मर्चेंट लीफ है, जिससे चीजों के बनने के चांसेस कुछ % से बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस मैजिक गन के बनने के चांसेस 0.1% ही है। सारी चीजें पूरी से वेस्ट हो रही है, मैं काफी कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैजिक गन नहीं बना पा रही। ये सुनकर सोंग सोचने लगता है, फैंग ठीक कह रही है, हम ऐसी एक चीज के ऊपर अपने सारे मेटल्स को खर्च कर रहे हैं जिसके बनने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अगर इसी तरीके से हम अपने सारे मेटल्स को खर्च करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा सारे मेटल खत्म हो जाएंगे और हमारे पास में वेपन्स भी ज्यादा नहीं होंगे। तभी सोंग को एकदम से याद आता है उस एनपीसी मर्चेंट ने उसे वो वीआईपी कार्ड दिया था। सोंग जल्दी से उसे बाहर निकालता है और सबको दिखाने लगता है और इनसे कहता है, मेरे पास में ये वीआईपी कार्ड है। जोन ए के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर ट्रेडिंग का काम होता है, वहाँ पर हमें काफी सारे एनपीसी मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे प्लेयर उस जगह पर आते होंगे, हम उनसे अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। इस वीआईपी कार्ड की वजह से हमें वहाँ पर कुछ भी ट्रेडिंग करते वक्त वीआईपी फैसिलिटीज मिलेगी, वीआईपी लॉज के अंदर हम एंटर कर पाएंगे। मुझे लगता है अब टाइम हो चुका है जोन ए के अंदर बनी हुई उस बिल्डिंग के अंदर जाने का और देखने का वहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम जोन ए की इस बिल्डिंग का सीन देखते हैं। बिल्डिंग बहुत शानदार है, लेकिन अंदर के साइड का सीन कुछ खास अच्छा नहीं है। यहाँ पे सीन से मेरा मतलब अंदर के लोगों से है। यहाँ के वीआईपी लॉज के अंदर एक लड़की बैठी हुई होती है जिसका नाम है लेंसू। ये स्टारकोन अलायंस की गिल्ड लीडर है। इसके सामने की तरफ स्यूफी और ओल्ड भी खड़े हुए हैं। स्यूफी लेंसू से कहता है, गिल्ड लीडर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, उस माइन के अंदर एक एस रैंक की डंजन थी, उसके बारे में हमें पता ही नहीं था, डंजन एक्टिवेट हो गई और हमारे काफी सारे लोग मारे गए। लेंसू कहती है, मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है क्या वो डंजन अभी भी हमारे पास में है
वो डंजन हमारे पास होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके अंदर से हम अनलिमिटेड चीज़ों को माइन कर पा रहे थे। शिफू कहता है वो डंजन तो हमारे साथ जा चुकी है क्योंकि उस डंजन के अंदर एक ऐसे रंग की डंजन ओपन हो गई है, अब वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। लिंसू कहती है अब बेकार के बहाने मत बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता वहाँ पर कौन सी डंजन है, मुझे हर हाल में मटेरियल चाहिए। ये सब पूरी तरह से तुम्हारी गलती है, तुम्हें वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए था, मटेरियल्स को ठीक तरह से निकालना चाहिए था, तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी डंजन हमारे हाथ से निकल गई। शिफू कहता है नहीं नहीं, इसके अंदर हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये सब कुछ उस लड़के की गलती है। एक अजीब सा लड़का उड़ते हुए वहाँ पर आ गया था, उसने हमें बताया कि ऐसे रंग की डंजन ओपन होने वाली है, उसके कहने के साथ ही डंजन ओपन हो गई। मुझे लगता है उसने जरूर से डंजन के अंदर कुछ किया है। ये कहते हुए सूफी थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है, तभी एकदम से उसके मुंह पर एक मुक्का पड़ जाता है। ये मुक्का लिंसू के बॉडीगार्ड ने मारा है। वो मुक्का मारते हुए सूफी से कहता है तुमसे पहले ही बहुत बार कहा है हमारे गिल्ड लीडर के 5 मीटर के रेडियस के अंदर मत आया करो, कोई भी इनके पास नहीं जा सकता, चाहे वो हमारा डिप्यूटी लीडर सूफी क्यों ना हो। तभी लिंसू अपने बॉडीगार्ड से कहती है चैंग रुक जाओ, इसको जाने दो, इसने हमारे लिए बहुत सारा काम किया है गिल्ड के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमसे चिंता छोड़ सकता है, इसकी ये गलती माफ़ की जा सकती है। ये सुनकर वो बॉडीगार्ड पीछे हट जाता है। फिर लिंसू सूफी से कहती है सूफी तुम ही थे वो जिसने हमें उस मैन के बारे में सबसे पहले बताया था, उसके बाद में उस मैन की सारी जिम्मेदारी मैंने तुम पर सौंपी थी, अगर वहाँ पे कोई भी गलती होती है तो ये पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस सब के अंदर पूरी गलती तुम्हारी नहीं है। जब तुमने उस मैन के बारे में मुझे बताया था तभी मुझे लगने लगा था कि उसके अंदर जरूर से कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह की मैन का एग्जिस्ट करना बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता। सूफी कहता है आपका शुक्रिया कि आपने मुझे विश्वास किया और पूरी तरह से मेरे को गिल्टी नहीं माना, मैं वादा करता हूँ फिर से पूरी कोशिश करूंगा और इस तरह की मैन को दोबारा ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं सूफी इस चारकोन गिल्ड का सबसे ज़्यादा वफादार हूँ, आगे आपका जो भी ऑर्डर है वो मुझे एक्सेप्ट है। लिंसू कहती है तो फिर ठीक है, तुम्हें मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना होगा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया है। सूफी कहता है कैसे इन्फॉर्मेशन। लिंसू कहती है मुझे वो लड़का सोंगैन चाहिए, उस लड़के सोंगैन को उस डंजन के बारे में पहले से पता था, उसके कहने के बाद में ही उस डंजन के अंदर बदलाव आए, यानी कि इसका मतलब उसे इस गेम के बारे में और भी कुछ पता होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसके पास में कोई स्पेशल पावर हो। तो अब तुम्हारे पास में केवल एक ही काम है, किसी भी तरीके से उस लड़के को यहाँ पर लेके आओ, मुझे उससे इस गेम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ से हम जोन ए के अंतर्गत से दिखते हैं, पूरी जगह बहुत ज़्यादा शानदार है, चारों तरफ घड़ी वगैरह बने हुए हैं और इस जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। सॉन्ग, फैंग, जी हुई और इसके अलावा भी और भी काफी सारे बंदे इस जगह पर आए हुए हैं, वो सब लोग इस पूरी जगह को देखकर बहुत ज़्यादा शौके हुए होते हैं। सॉन्ग कहता है जोन ए इस गेम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, सबसे पहले हमने इसी को बनाया था, ये वो एरिया है जहाँ पर तुम इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलने वाली लगभग हर एक चीज़ को अच्छे तरह से ट्रेड कर सकते हो। फैंग कहती है लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो कौन हमारे साथ में क्यों नहीं आया। सॉन्ग कहता है मुझे भी नहीं पता, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने मना कर दिया। जीवी कहती है चल छोड़ जाने दो, हम जल्दी से शॉपिंग शुरू करते हैं, ये जगह बहुत शानदार है, हमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा। यही बात करते हुए जीहुई और फैंग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में सॉन्ग टियानसिंग तरफ दिखता है जो कि एक आइसक्रीम ट्रक के पास से आइसक्रीम खा रहा है। सॉन्ग उसके पास में आता है और उसे कहने लगता है तो यहाँ पे आइसक्रीम क्यों खरीद रहे हो, हम चाहें तो इस पैसे से कुछ और काम की चीजें खरीद सकते हैं। टियानसिंग कहता है काफी लंबे टाइम से मैंने अपना बहुत सारा समय केवल फाइट्स के अंदर बिताया है, रिलैक्स का कभी टाइम ही नहीं मिला, मुझे लगता है अब मुझे थोड़ा टाइम रिलैक्स करना चाहिए, वो चीजें करनी चाहिए जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन करता है। टियानसिंग की ये बात सॉन्ग को काफी पसंद आती है, वो टियानसिंग से कहता है तो फिर ठीक है, हमें रिलैक्स से करना है तो उस जगह पे चलते हैं जहाँ पर आदमी अक्सर जाते रहते हैं। टियानसिंग कहता है ठीक है चलो बताओ कहाँ चलना है। इसके बाद में सॉन्ग टियानसिंग को एक बिल्डिंग के अंदर लेके आता है, गेट पर एक लड़की होती है जो कि उन्हें अंदर वेलकम करती है। अंदर पहुंचने पर टियानसिंग को पता चलता है ये एक बहुत बड़ा कैसीनो है। ये देखकर वो कहने लगता है मुझे लगा नहीं था तुम मुझे यहाँ पर लेके आओगे, क्या तुम इस तरह की जगहों पे अक्सर जाते रहते हो। सॉन्ग कहता है नहीं, इस तरह की जगहों पे मैं पहली बार आया हूँ, जब सब कुछ चेंज नहीं हुआ था उस टाइम पर मैंने सुना था कि लोग कैसीनोस के अंदर जाते हैं, लोग खूब पैसे लगाते हैं और खूब मजे करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और ना ही टाइम था, इस वजह से इस तरह की जगहों पे कभी आ ही नहीं पाया। अब मेरे पास मौका है तो मैंने सोचा यहाँ पर आना एक अलग एक्सपीरियंस होगा। यही बात करते हुए सॉन्ग और टियानसिंग आगे बढ़ते रहते हैं। आसपास में काफी सारे टेबल्स है जिन पर काफी लोग बैठे हुए हैं। तभी सामने की तरफ से दो गार्ड उन दोनों को रोक देते हैं और उनसे कहने लगते हैं यहाँ से आगे आप लोग नहीं जा सकते, ये एरिया वीआईपीज़ के लिए है। ये सुनकर सॉन्ग अपने पास से अपना वीआईपी कार्ड निकालता है और उन दोनों गार्ड्स को दिखाता है, जिसे देखकर वो गार्ड काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहने लगते हैं ये तो गोल्डन कार्ड है, आपके पास में ये कार्ड है, यानी कि इसका मतलब आपके पास में 100 मिलियन या फिर उससे भी ज्यादा कॉइन्स है, आप दोनों यहाँ से आगे जा सकते हैं। इसके बाद में सॉन्ग और टियानसिंग आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ से ऊपर पहुँचने पर एक अलग से होल होता है जिसके अंदर एंट्री करने के लिए मास्क लगाना होता है। मास्क लगाते हुए टियानसिंग कहने लगता है ये जगह तो काफी ज्यादा शानदार है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सबके सब काफी ज्यादा अमीर है, इन सभी ने इस वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा प्रोग्रेस की होगी,
हमारे पास में जितने मटेरियल है वो सब के सब यहाँ पर काफी आसानी से बिक जाएंगे। सोंग कहता है हम यहाँ पर केवल मेटल्स को बेचने के लिए नहीं, खरीदने के लिए भी आए। मुझे यकीन है हम यहाँ पर काफी कुछ शानदार मिल सकता है। सोंग के इतना कहने के बाद में गैम्बलिंग का एक बहुत ही गंदा खेल शुरू होता है। एक बंदा सोंग को अपने साथ में खेलने के लिए इन्वाइट करता है। सोंग खेलना एक्सेप्ट करता है। शुरुआत में तो कुछ कुछ कॉइन्स से लगाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कॉइन्स का नंबर बढ़ता जाता है। सोंग हर एक मैच के अंदर हारता है, लेकिन कुछ जीत के लालच के चक्कर में वो वहां से उठता नहीं है। ऐसे करते हुए वो 10 मिलियन कॉइन्स को खो देता है। इतना सब होने के बाद में टियान सिंह सोंग को संभाल कर वहां से लेके जाने की कोशिश करता है। वो सोंग से कहने लगता है मुझे इस आदमी के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूर से ये कुछ अजीब सी स्किल यूज कर रहा है, हमें इसको आगे नहीं खेलना चाहिए। सोंग कहता है वैसे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, 10 मिलियन कॉइन्स कोई बड़ी कीमत नहीं है, मैं इससे ज्यादा लगा सकता हूँ, मेरे पास में बहुत पैसा है। ये सुनकर सामने की तरफ बैठा बंदा बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सोंग को बिल्कुल इसी चीज का इंतजार होता है। सोंग तुरंत अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे उसका लक शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, ये लक एक लोन टाइप का लक है। इसे एक्टिवेट करने के बाद में लक तो एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन उस लक के खत्म होते ही बैड लक भी शुरू होगा। सोंग को ये चीज पता है, लेकिन वो फिर भी इसे एक्टिवेट कर देता है और फिर कहता है चलो ठीक है, अमाउंट को बढ़ा देते हैं। सामने बैठा हुआ बंदा बोलता है मुझे पता है तुम एक प्रोफेशनल गैम्बलर नहीं हो, तुम एक प्लेयर हो या फिर एक फाइटर हो, जो कि यहाँ पर केवल अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए हैं। तो कैसा रहेगा गैम्बलिंग के इस राउंड के अंदर तुम अपना सब कुछ लगा दो, तुम मुझे तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाओ, वो चीज जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। सोंग कहता है अच्छा ऐसी बात है। ये कहते सोंग अपने ब्लेड को बाहर निकालता है और फिर कहने लगता है मेरे पास में यह है, ये एक बहुत शानदार वेपन है, इस ग्राउंड के अंदर मैं इसे दाव पे लगाता हूँ, क्या तुम्हारे पास में ऐसा कुछ है जिसकी कीमत इसके बराबर हो? सामने बैठा हुआ बंदा बोलता है क्या सच में तुम इसको इस गेम में लगाने वाले हो? तुम जानते भी हो ना इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। सोंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है इसको दाव पे लगाने पर मुझे इसी के बराबर की चीज मिल सकती है। गैम्बलर कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है मैं इसके बराबर की चीज दाव पे लगाता हूँ। ये कहते हुए गैम्बलर अपने पास से एक इक्विपमेंट बाहर निकालता है। ये एक स्टार स्पिरिट स्टोन है, जिसकी मदद से ए ग्रेड के वेपन को एस ग्रेड के वेपन के अंदर अपग्रेड किया जा सकता है। इस चीज को देखकर टियान सिंह और सोंग दोनों बोझो चौंक जाते हैं। टियान सिंह कहने लगता है इसके पास में तो ये बहुत ही कीमती चीज है। सोंग कहता है इसमें कोई भी शक नहीं है, इसकी कीमत मेरे ब्लेड के बराबर ही है। गैम्बलर कहता है तो फिर ठीक है, अब इस राउंड को शुरू करते हैं। सोंग को भी इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती, तो ये पीछे की साइड से लेंगसू अपने काफी सारे बॉडीगार्ड के साथ में इस जगह पहुंच जाती है और कहने लगती है लगता है मुझे आने में कुछ देर हो चुकी है। मिस्टर वू को पहले ही एक शानदार पार्टनर मिल चुका है, उनके साथ में उनकी गैम्बलिंग शुरू हो चुकी है। इसी टाइम पर हम देखते हैं लेंसू के साथ में सूफी भी है, और ये बंदा जिसके साथ में सोंग गैम्बलिंग कर रहा है इसका नाम वू है। वो लेंसू को देख कहने लगता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इसी टाइम पर टियान सिंह लेंसू के बारे में सोंग को बताने लगता है। इसी टाइम पर सूफी की नजर सोंग और टियान सिंह में पड़ जाती है। वो एकदम से बहुत डर जाता है और कहता है ये दोनों यहीं पर ही है। लेंसू कहती है क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों गए? सूफी कहता है ये सामने की तरफ जो ये लड़के हैं ये दोनों वही है जिनकी वजह से हमारी वो माइन पूरी से बर्बाद हुई है। टियान सिंह कहता है तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम एकदम झूठ बोल रहे हो, वो माइन इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लालची थे। सोंग ने तुम्हें पहले बता दिया था कि वो डंजन एक ऐसे रंग की डंजन बनने वाली है, उसे खाली कर दो, लेकिन तुम माने ही नहीं, तुम्हारे लालच की वजह से वो सब कुछ हुआ है। लिंसू कहती है अच्छा तो वो तुम दोनों हो, मुझे लगा नहीं था तुमसे मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगी। सोंग कहता है उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, मुझे लगता है हम दोनों बिल्कुल गलत टाइम पे मिल चुके हैं, लेकिन तुम चाहो तो इस टाइम को भी हम सही बना सकते हैं, अभी यहीं की यहीं सब कुछ सेटल हो जाएगा। ये कहते हुए सोंग की बॉडी के अंदर से एक लाइट निकल रही होती है। सोंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसी टाइम पर लेंगसू के सामने उसके दोनों बॉडीगार्ड खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम में से कोई भी लेंगसू के पास में नहीं आ सकता, मैडम लेंगसू हमारे प्रोटेक्शन में है। लेंगसू कहती है तुम दोनों शांत हो जाओ, मुझे इससे बात करने दो। ये कहते हुए लेंगसू उन दोनों बॉडीगार्ड को हटा देती है और फिर सोंग से कहने लगती है तुम्हारे बारे में मैंने काफी कुछ सुना है और वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था उसकी इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास में आ चुकी है। हमारी वो क्रिस्टल माइन एक एसरिंग की डंजन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी और तुम उस डंजन के अंदर गए थे। मुझे ये चीज बताओ उस डंजन के अंदर से तुम जिंदा वापस कैसे आए? एक एसरिंग की डंजन के अंदर से तुम जैसे दो बंदों का जो कि मुझे दिखने में चाहे ताकतवर नहीं लग रहे, उसका बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन फिर भी जिसे जानने से पहले मेरे गिल्ड के एक मेंबर ने तुम्हारे साथ में जो बर्ताव किया है उसके लिए हमें माफी चाहते हैं। ये देखकर टियान सिंह सोंग से कहने लगता है मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, ये हमारे सामने इस तरह से माफी मांग रही है, मुझे लग रहा है इसमें जरूर से कुछ गड़बड़ है। सोंग कहता है लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है, बेकार में फाइट नहीं हो रही, अगर हम बात करके फाइट को टाल सकते हैं तो वही सबसे अच्छा रहेगा। लिंगसू कहती है मुझे लग रहा है केवल माफी मांगना काफी नहीं है, तुम चाहो तो कंपनसेट के रूप में हमसे कुछ भी मांग सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। इसी टाइम पर ये गैम्बलर जिसका नाम वो है ये चिल्ला कहता है यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, ये कोई मेल मिलाप करने की जगह नहीं है, इस टाइम पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम के बीच में हैं, हम दोनों ने दाव पर अपनी अपनी चीजें लगा दी है, इस गेम को पहले पूरा होने दो और लेंगसू तुम अपने गिल्ड को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जिसको लेंगसू इस स्टार की तरफ दिखती है और फिर कहने लगती है
तुमने इस चीज को दाव पे लगाया है, काफी ज्यादा प्रीशियस है। वो कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ये मैच इस लड़की के साथ चल रहा है, इसको यहाँ पर वापस आने दो। लेंसू कहती है कैसा रहेगा थोड़ा बहुत सिस्टम बदल दिया जाए, तुम्हारे साथ में इस गेम को मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ और मैं दाव पर लगाने के लिए एक शानदार चीज लेके आई हूँ। ये कहते हुए लेंसू अपने इक्विपमेंट निकाल लेती है। इसी टाइम पर जी हुई और फैंग भी इस जगह पहुंच जाते हैं। फैंग के चेहरे के ऊपर एक अजीब सा मेकअप लगा हुआ है। जी हुई वहाँ पर आते ही कहती है सॉन्ग तुमने हमें बुलाया था, हम जल्दी से यहाँ पर आ गए हैं। फैंग कहती है सॉन्ग जल्दी से बताओ तुमने मैं यहाँ पे क्यों बुलाया, मैं मेकअप के बीच में थी, तुम्हारी वजह से मुझे बीच में उठ के आना पड़ा। ये देखकर वो गैम्बलर वो कहने लगता है यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, ये एक वीआईपी हॉल है और यहाँ पर कोई भी ऐसे मुंह उठा के आ जा रहा है। अब यहाँ पर दो और लोग आ गए जिनको यहाँ पर इनवाइट ही नहीं किया गया था। सॉन्ग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, इन दोनों को यहाँ पर मैंने इनवाइट किया है, ये दोनों मेरे लकी गॉडेस है और ये गेम पूरी तरह से लक पे बेस्ड है। अब ये दोनों यहाँ पर आ चुके हैं तो इस गेम को हम शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर लेंसू कहती है तो फिर ठीक है, इस मैच को हम इसी तरीके से करेंगे, अब ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो कहता है मैंने कुछ नया सोचा है, हम दोनों नहीं अब हम तीनों इस गेम में तो पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी अब इस मैच से जीत जाएगा वो तीनों चीजों को अपने साथ ले जाएगा। वो की इस बात पर लेंसू और सॉन्ग दोनों मान जाते हैं, दोनों स्टेबल पे बैठ जाते हैं। वो आगे कहता है मैं सबसे पहले रूल्स बता देता हूँ। अब क्योंकि हम तीनों के पास में टाइम बहुत ज्यादा कम है तो रूल्स एकदम सिंपल से होंगे। हम तीनों के पास में एक एक डाइस होगा और साथ में एक एक कप, हम सबके सब डाइस को रोल करेंगे। हम तीनों में से जिसका नंबर भी सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो तीनों चीजों को अपने साथ में ले जाएगा और वही होगा इस गेम का विनर। लेंसू कहती है ये तो काफी शानदार है, इस तरीके से ये मैच काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। आपकी बात को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस मैच के अंदर आप की जीत होने वाली है। तभी सॉन्ग एकदम से अपना हाथ उठा देता है, वो कहने लगता है मुझे यहाँ पर एक दिक्कत है, मैं चाहता हूँ मेरी जगह पर फैंग इस मैच को खेले। ये कहते सॉन्ग अपनी जगह पर फैंग को बिठा देता है। टेंसिंग कहने लगता है सॉन्ग ये तुम क्या कर रहे हो, इस दाव पर तुम्हारा वेपन लगा हुआ है, अगर इस मैच के अंदर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो तुम अपना सबसे ताकतवर वेपन खो दोगे। फैंग तो अभी बच्ची है, उसे इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं पता है। सॉन्ग कहता है फैंग मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम्हें बिल्कुल भी अपने ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस मैच के अंदर तुम हार भी जाती हो तो पूरी लाइफ के अंदर मैं कभी भी तुम पर कोई ब्लेम नहीं डालूंगा। ये सुनकर फैंग रोने लगती है, वो रोते हुए कहती है सॉन्ग तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करते हो, अब तुम देखना इस मैच के अंदर मैं क्या करती हूँ, हम जरूर जीतेंगे। सॉन्ग कहता है वो तो तुम्हें जीतना ही होगा लेकिन जीतने से पहले जल्दी से इसे पी लो। ये कहते सॉन्ग अपनी इन्वेंट्री के अंदर से एक टोड ऑयल को बाहर निकालता है जो कि उसे बहुत पहले मिला था जब उसने एक बीस्ट को मारा था। इसे बाहर निकालकर सॉन्ग इसे जल्दी से फैंग को खिला देता है। फैंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो मना करने लगती है लेकिन सॉन्ग कहता है इसे पीना ही पड़ेगा, इससे तुम्हारा लक बढ़ जाएगा, जीतने के चांसेस के अंदर थोड़ा इंक्रीमेंट आएगा। इसी तरीके से थोड़ी जबरदस्ती करने पर फैंग उसको पी जाती है। फिर सॉन्ग कहता है हम पूरी तरह से रेडी है, मैच को शुरू करते हैं। इसी टाइम पर कैसीनो के कुछ बंदे वहां पर आते हैं और कहने लगते हैं देख लो ये डाइस है, आप सब लोग चाहो तो अभी इन सबको चेक कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीटिंग लगे तो बता देना। वो जल्दी से आगे बढ़कर उसे चेक करने लगता है। इसी टाइम पर सूफी लेंसू के पास में आता है और उसे कहने लगता है आपको भी इन्हें चेक कर लेना चाहिए, मुझे ये बंदा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, ये जरूर से कोई चीटिंग करेगा। लेकिन लेंसू उसके लिए साफ ना कर देती है, वो कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैच शुरू करते हैं। ये सेम बात सॉन्ग कहता है। फैंग अभी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, वो सॉन्ग से कहने लगती है क्या तुम पूरी तरह श्योर हो, एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए। तभी इसी टाइम पर वो बात को टालने की कोशिश करता है, वो सबसे कहता है चलो जल्दी से मैच को शुरू करते हैं। इसी के साथ ये मैच शुरू होता है, सबके सब अपने अपने कप्स को हिलाने लगते हैं। हर एक कप के अंदर 3 डाइस है। कुछ देर तक ये सब करने के बाद में वो तीनों अपने अपने कप को टेबल के ऊपर रख देते हैं। वो उस टाइम पर बहुत ज्यादा खुश होता है, वो सोचने लगता है मैंने अपने लक को बहुत अच्छे से एक्टिवेट किया था, मेरे पास में लक की स्किल है, भले ही इससे मुझे थोड़ा सा नुकसान होगा, इस लक के बाद में मेरा बैड लक भी शुरू हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना तो मैं सहन कर ही सकता हूँ। वो के इतना कहने के बाद में हमें पता चलता है पहले जो लक की स्किल यूज हुई थी वो सॉन्ग ने नहीं, इसी वो ने यूज की थी सॉन्ग के सामने उस मैच के अंदर जीतने के लिए। वो को इतना तो कॉन्फिडेंट देखकर फैंग थोड़ा सा घबरा जाती है। सॉन्ग जल्दी से फैंग करने पर अपना हाथ रखता है और उसे कहने लगता है फैंग तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, याद करो उस टाइम पर जब हम पहली बार मिले थे, अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा करो, अगर तुम सब कुछ सही तरह से करोगी तो इस मैच के अंदर तुम्हारी जीत होगी। सॉन्ग का ये सब कुछ कहना फैंग के लिए एक इशारे की तरह होता है। फैंग समझ जाती है उसे क्या करना है। फैंग जोर से चलकर उस टेबल के ऊपर चढ़ जाती है और वो के सामने वाले उस कप को पकड़ लेती है और वो कहने लगती है मुझसे वादा करो इस गेम के अंदर तुम कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना। वो कहता है नहीं नहीं मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा, तुम जल्दी से जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ, ये बिहेवियर सही नहीं है। ये सुनकर फैंग मान जाती है और कहने लगती है तो भी ठीक है, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है। इसके बाद में कप्स खुलना शुरू होते हैं। लेंस सबसे पहले अपने कप्स को खोलती है, उसके अंदर तीनों डाइस है और तीनों पर एक एक आया है, यानी कि साफ है उस मैच के अंदर वो हार चुकी है। वो कहने लगती है गैम्बलिंग पूरी तरह से लक पे डिपेंड करती है, मेरा लक मेरे साथ में नहीं है, कोई नहीं मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इस मैच के अंदर मैं हार चुकी हूँ। इसी टाइम पर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है जब वो अपने कप को उठाता है। वो अपने कप को उठा के देखता है उसके अंदर केवल 2 डाइस है और दोनों पे 6-6 आया हुआ है, लेकिन तीसरा डाइस वहां से गायब है।
देखकर वो चिल्ला कहता है ये बिल्कुल नामुमकिन है, मेरे साथ में चीटिंग हुई है, मेरा एक डाइस गायब है। इसी टाइम पर फैंग जोर से हंसने लगती है और कहती है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम 2 डाइस से ही हम सबको हरा दोगे। इसी से पता चलता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा हाई है। फिर फैंग अपने कप को उठाती है, उसके पास में 6, 5 और 5 आया है, यानी कि इस मैच के अंदर उसकी जीत हुई है। वो खुश होते हुए कहने लगती है मेरा रिजल्ट सबसे ज्यादा आया है, मैच के अंदर मेरी जीत हुई। ये सुनकर वो चिल्ला कहता है ये नामुमकिन है, मैं पहले कह चुका हूँ मेरे साथ में जरूर से कोई चीटिंग हुई है, सबकी तलाश ली जाएगी। मेरा एक डाइस कहीं पे गायब है, वो कहीं ना कहीं तुम में से किसी के पास है। इसी टाइम पर हम देखते हैं सोंग के हाथ में वो डाइस है। जब वो ये सब कुछ कह रहा होता है, सोंग जल्दी से उस डाइस को जोर से दबा देता है और उसका पूरा चूरा कर देता है। फैंग कहती है तुम्हारे पास में कोई भी एविडेंस नहीं है कि किसी ने भी चीटिंग की है, इसलिए तुम्हें मानना होगा तुम हार चुके हो। ये गैम्बलिंग है, जरूरी नहीं हर बार तुम्हारी जीत होगी। तभी लेंगसू कहती है मिस्टर वू थोड़ा शांत हो जाइए, बच्चों जैसा बिहेव मत कीजिए, यहाँ के रूल्स आपने बनाए थे, हमने आपके रूल्स को फॉलो किया है, अब आप हमारे ऊपर ही चिल्ला रहे हैं। ये सुनकर वो लेंगसू के ऊपर चिल्लाने लगता है, उसे कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, वरना हमारा मैच बिल्कुल सही तेज चल रहा था, तुम्हारे आने से पहले जरूर से तुमने कोई छेड़ की है। लेंगसू कहती है तुम जानते हो ना इस टाइम पर हमें कैसीनो के अंदर है, तुम हार चुके हो, तुम्हें जल्दी से अपनी हार माननी होगी, वरना कैसीनो के रूल के हिसाब से तुम्हारे साथ में काफी कुछ बुरा हो सकता है। ये सुनकर वो उस कैसीनो की गेट की तो देखने लगता है जहाँ पर 2 बंदे खड़े हुए हैं, ये दोनों एनपीसी कैरेक्टर है और ये दोनों वो को ही घूर रहे हैं। ये सब देखकर वो हार मान जाता है, वो उठ के बस जाने लगता है और जाते हुए कहता है मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है, इसका मैं बदला जरूर लूंगा, गैम्बलिंग के अंदर मेरी हार हो ही नहीं सकती। इसके बाद में सोंग लेंगसू से कहता है तुमने ये क्यों किया, इस मैच के अंदर तुमने पहले ही हार मान ली, क्या कुछ और है जो कि तुम मुझसे चाहती हो। लेंगसू कहती है हाँ ऐसा है, मैं तुम्हें चाहती हूँ, यहाँ पर आने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, मुझे पता चला है जब से तुम इस गेम के अंदर आए हो तब से इस गेम के बग्स का यूज कर रहे हो, इन बग्स की वजह से तुम्हारे पास में 2 रोल्स है, तुमने इस गेम के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, तुम इस गेम के डेवलपर्स में से एक हो। सोंग कहता है बहुत अच्छे, तुम्हें काफी कुछ पता है, और बताओ। लेंगसू कहती है मुझे भी पता है, तुमने आज तक जितनी भी फाइट लड़ी है उन सभी के अंदर तुम बग्स का यूज करते हो, नॉर्मल प्लेयर्स जिन चीजों का सपना दिखते हैं वो सब के सब तुम्हारे पास में है, और ये सब हासिल करने के लिए तुमने गेम के बग्स का यूज किया है। इन्हीं सब की मदद से तुम इस गेम के सबसे ज्यादा शानदार प्लेयर बन चुके हो, इसलिए मुझे तुम जैसे ही एक प्लेयर की तलाश है, और मेरी ये तलाश हर तरह से तुम पर आकर ही खत्म होती है। लेंगसू की इन बातों को सोंग पूरी तरह से इग्नोर करता है, वो अपने सारे साथियों के साथ में वहां जाने लगता है। लेंगसू कहती है मुबारक हो, आज तुम्हारी जीत हुई है, जाओ जाकर इसे एंजॉय करो। इसी के साथ ही सोंग और ये तीनों बंदे यहाँ से चले जाते हैं। सोंग ने उन दोनों इक्विपमेंट्स को भी उठा लिया है। इन चारों को यहाँ से ज्यादा देखकर स्यूफी लेंगसू से कहने लगता है ये आपने क्या कर दिया, अब इस लड़के को ऐसे यहाँ से कैसे जाने दे सकते हैं, इसने हमारा इक्विपमेंट भी ले लिया है, आज आपकी एक हार से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। लेंगसू कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम बिल्कुल भी मेरे चाल को समझ में नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है, तुम दूर तक ही सोच भी नहीं सकते, इसलिए तुम थोड़ा इंतजार करो और फिर देखो आगे क्या होता है, मैं बिल्कुल भी तुम समझाने में टाइम वेस्ट करने वाली नहीं हूँ। सूफी कहता है इसमें समझना क्या है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आप ऐसे ही कैसे किसी भी लड़के को हमारे तक कितने इक्विपमेंट लेके जाने दे सकती हैं, वो भी फ्री में। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लड़का वही है जिसकी वजह से हमारी वो डंजन पूरी तरह से बेकार हुई थी। लेंगसू कहती है पहली बात ये वो नहीं है, और दूसरी बात इसके हमारी दोस्ती करने से हमें बहुत फायदा होगा, मुझे पूरा यकीन है इसलिए जो इक्विपमेंट हमने दिया है उससे बड़ी चीज हम इससे लेंगे, उस इक्विपमेंट की कीमत जल्दी ही वसूल हो जाएगी। यहाँ से हम इन चारों को इस स्टेशनों से बाहर निकलते हुए देखते हैं। जी हुई सोंग से कहती है ये सब क्या हो रहा है, इस लड़की को तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, इसलिए तुम्हारी सारी डिटेल बिल्कुल अच्छी तरह से और फुल कॉन्फिडेंस में तुम्हें बता दी, क्या तुम इससे पहले भी मिले हो। सोंग कहता है नहीं पहले कभी नहीं मिला, मुझे नहीं पता ये मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। फैंग कहता है मुझे ऐसा लगता है जब से हमने वो डंजन खराब की है, मतलब इन लोगों को लगता है कि हमने इनकी डंजन खराब की है, तब से ये हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद में इन्हें पता चला कि तुम बहुत स्पेशल हो, इस वजह से ये तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, मुझे इसके अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। सोंग कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये सब कुछ एक चाल है और मैं बिल्कुल भी इस चाल के अंदर फंसने वाला नहीं हूँ। ये सब बात करते हुए सोंग एक एनपीसी कैरेक्टर के पास में पूछता है जो कि एक ट्रेडर है। सोंग इस एनपीसी कैरेक्टर को उसके पास में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे सेल कर देता है, जिससे सोंग को एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है। इसके अलावा सोंग के पास में वो स्पेशल क्राउन भी है जिसकी वजह से सोंग को 10% एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स मतलब एक्स्ट्रा मनी। सोंग से सारा सामान खरीदने के बाद में वो ट्रेडर बहुत खुश होता है। सोंग उसे कहता है वैसे मेरे पास में और भी काफी सारे सामान है, क्या तुम उसे खरीदना चाहोगे, उस सामान के ऊपर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा डिस्काउंट लगा सकता हूँ, तुम बहुत सस्ते में उसे खरीद लोगे। जिसको ट्रेडर कहता है ठीक है मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या है। जिसको सोंग अपने पास से 3 इक्विपमेंट्स निकालता है
जो कि तीनों की तीनों ग्रेड ए पर है। ये देखकर उस ट्रेडर की खुशी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो बहुत ज्यादा खुशी में चिल्लाते हुए कहने लगता है, बिल्कुल मुझे ये बेच दो, मैं तुमसे जरूर से इसे खरीदना चाहूंगा, ये चीज बहुत ज्यादा शानदार है। ये सुनकर सॉन्ग सोचने लगता है, वैसे मैं चाहूँ तो इन सभी चीजों को अलग अलग बेच सकता हूँ, उससे मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, अलग अलग बेचने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, जो कि मेरे पास में है नहीं। इसी वजह से मैं इन सभी को एक साथ ही बेच रहा हूँ। इसी के तहत सॉन्ग उन सारे इक्विपमेंट्स को 560 मिलियन कॉइन्स के बदले बेच देता है। इतने बड़े अमाउंट को अपने पास में देखकर सॉन्ग खुशी हो रहा होता है। तब उसके पास में एक मैसेज आता है। ये मैसेज जीरो यू का है। मैसेज के अंदर वो कहता है, सॉन्ग जल्दी से मुझसे आके मिलो, मुझे एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, तुम्हें भी इसके बारे में बताना चाहिए। मैं इस टाइम पर जोन ए के अंदर हूँ, हेडमन सिटी के पास में। ये पढ़कर सॉन्ग सोचने लगता है, ये जीरो यू यहाँ पर क्यों आया है, इसको तो डिमंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी थी। मुझे ऐसा लगता है जोन ए के अंदर आने का इसके पास में एक बहुत बड़े कारण है, मुझे जल्दी से जाकर इससे बात करनी चाहिए। इसी टाइम पर सॉन्ग के तीनों दोस्त सॉन्ग के पास में आने लगते हैं। जी हुई सॉन्ग से कहती है, सॉन्ग क्या हुआ, किसका मैसेज था, इस मैसेज को पढ़ने के बाद में तुम तो परेशान हो गए, हमें भी इस बारे में बताओ। सॉन्ग कहता है, तुम्हें बताने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे साथ में चलो, हमें जल्दी से जल्दी हेडमन सिटी के अंदर पहुंचना होगा। जी सुनकर वहाँ पे सॉन्ग के साथ के जितने बंदे होते हैं वो सॉन्ग का हाथ पकड़ लेते हैं। सॉन्ग जल्दी से अपनी फ्लैंक्स के लिए गिरता है और तुरंत ही जोन ए में बने हुए हेडमन सिटी तक पहुंच जाता है। यहाँ से हम हेडमन सिटी के मेन मेंशन से दिखते हैं, जहाँ पर बेमू और नैना है। नैना इधर उधर घूम घूम के उस पैलेस की काफी तारीफ कर रही होती है। बेमू कहता है, नैना कि ये इस चीज का टाइम है कि तुम इस चीज की तारीफ करो, हमारे गिल्ड के अंदर कितनी गड़बड़ी चल रही है, तुम्हें उस बारे में सोचना चाहिए। नैना कहती है, इस सब में हम कुछ भी नहीं कर सकते। डिप्यूटी लीडर सैक्यू एक वीक पहले एक टीम के साथ में डिस्ट्रिक्ट के की तरफ गया था। वहां पर वो एलियन इन्वेंशन के बारे में जानकारी निकालना चाहता था, लेकिन अब तक उसकी खुद की कोई जानकारी नहीं मिल रही। उसके साथ के किसी बंदे के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। इतने टाइम से कांटेक्ट न होने के कारण गिल्ड लीडर जीरियो ने ये मान लिया है कि उनकी डेथ हो चुकी है, किसी मोस्टर के साथ में उनकी फाइट हुई है और वो मारे गए हैं। और इसी सबसे वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसने अपने स्वॉर्ड को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे लगता है जल्दी ही मोस्टर अपने फाइट शुरू हो सकती है। इस फाइट के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी उन्होंने सभी ताकतवर प्लेयर्स को भेज दी है। वो जल्दी ही यहाँ पर आते होंगे, तब तक के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, केवल उनके इंतजार करना होगा। नैना के इतना कहने के साथ ही ये चारों बंदे इस जगह पहुंच जाते हैं। जीर हुई और टियानसिंग तो सॉन्ग के स्पीड के साथ मैच कर पा रहे हैं, लेकिन वैंग उसकी हालत अभी पहले जैसी है। वो जैसे ही जमीन पे आती है वो जोर से जमीन पे गिर जाती है, उसको चक्कर आने लगते हैं। वो सॉन्ग से कहती है, सॉन्ग तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, इस तरीके से मुझे कहीं मत लेके जाया करो। यही बात करते वो सबके सब उस मेंशन के अंदर घुसते हैं। अंदर घुसते ही सॉन्ग कहने लगता है, जी रियू तुम कहाँ पर हो, हम आ चुके हैं, जल्दी से बताओ तुम्हें क्या पता चला है। सॉन्ग को देखकर नैना कहने लगती है, मुझे पता ही था तुम ही सबसे पहले पहुंचोगे। वैसे गिल्ड लीडर जी रियू अभी इस टाइम पर बहुत ज्यादा बिजी है, वो अपनी स्वॉर्ड को अपग्रेड कर रहे हैं, तुम्हें तब तक के लिए थोड़ा वेट करना होगा। सॉन्ग कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हें जो बताया वो बता दो, क्या ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट केस से रिलेटेड है। नैना बताने साफ मना कर देती है। वो कहती है, जो भी है वो लीडर आके बताएंगे। इसी टाइम पर जी रियू वहां पहुंच जाता है और सॉन्ग से कहने लगता है, हाँ सॉन्ग तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट केस से रिलेटेड है। इसी टाइम पर सॉन्ग की नजर जी रियू की तलवार पड़ती है, जो कि ग्रेड ए पे पहुंच चुकी है। जी रियू यही कहता है, सैक्यू एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो डिस्ट्रिक्ट के की तरफ गया था और अब उसकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, हमें लगता है वो मर गया है। ये सुनकर सॉन्ग काफी चौंक जाता है। जी रियू यही कहता है, वो सैक्यू बहुत ज्यादा ताकतवर था, उसको किसी मॉन्स्टर ने मार दिया है, यानी इसका मतलब वो मॉन्स्टर्स भी काफी ज्यादा ताकतवर है। तुमने ही इस गेम को डेवलप किया था, तुम्हें तो पता ही होगा उसके साथ में क्या हुआ है। सॉन्ग कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे बस इतनी उम्मीद है कि काश उसे ज्यादा टॉर्चर नहीं किया जाए, वो मॉन्स्टर्स सीधे सीधे उसे मार दे। जीरो कहता है, अब जब डिस्ट्रिक्ट किक के अंदर मॉन्स्टर्स हैं, यानी इसका मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अभी शायद से उनका प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है, जो कि जल्दी खत्म होने वाला है, जल्दी ही अटैक शुरू होगा। सॉन्ग इस फाइट के अंदर हम तुम्हारे तरीके को फॉलो करने वाले हैं। हम सबसे पहले सभी प्लेयर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि अच्छे से अंदाजा लगा सकें कि हमारी पावर कितनी ज्यादा है। इसके अलावा मैंने अपने साथ के कुछ प्लेयर्स को उन रास्तों में बिखेर दिया है जहाँ से मॉन्स्टर्स का अटैक शुरू होगा। इस तरीके से हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी कि मॉन्स्टर्स कहाँ तक पहुंचे हैं और मॉन्स्टर्स का अटैक कब शुरू होने वाला है। इसलिए अब मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से रेडर्स गिल्ड को ज्वाइन कर लो, और ये इन्विटेशन न केवल तुम्हारे लिए है बल्कि तुम्हारे साथ के सभी बाकी प्लेयर्स के लिए भी है। सभी को जल्दी से जल्दी रेडर्स गिल्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि हम साथ में मिलकर उन मॉन्स्टर्स में फाइट कर सकें। जी हुई, मैंने तुम्हारी भी काफी तारीफ सुनी है, तुम काफी ताकतवर हो, अगर तुम रेडर्स गिल्ड के अंदर आओगी तो हमारी पावर काफी बढ़ेगी। सॉन्ग कहता है, अब ऐसा नहीं हो सकता, जिस तरीके से तुमने रेडर्स गिल्ड को बिल्ड किया था वैसे ही मैंने जीरो गिल्ड को बिल्ड कर लिया है। नैना कहती है, इतनी जल्दी, अभी एक वीक पहले तो तुम्हारे पास में कोई गिल्ड नहीं था, तुम खुद भी किसी गिल्ड में ज्वाइन नहीं थे, और अब इतनी जल्दी तुम खुद एक गिल्ड लीडर बन गए हो, ये सब कुछ तुमने इतनी जल्दी कैसे किया। जीवी कहती है, क्योंकि ये सॉन्ग है
और ये एक बहुत ही शानदार लीडर है। इसकी लीडरशिप की वजह से हमारे गिल्ड के अंदर इस टाइम पर 40 से 50 प्लेयर्स है जो सबके सब अपने पावर्स को काफी तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। ये सुनकर जीरो कहता है सॉन्ग बहुत अच्छे, तुमने काफी कम टाइम के अंदर काफी अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। सॉन्ग कहता है ये सब करना जरूरी था, वैसे भी मॉन्स्टर का अटैक होने वाला है, जितनी ज्यादा पावर बढ़ेगी उतना अच्छा होगा। इन दोनों के बीच में ये पता चल रही होती है तभी लैंगसू अपने कुछ बुढ़िया के साथ में इस जगह पहुंच जाती है और कहने लगती है लगता है मैंने दोबारा से यहाँ पर आने में लेट कर दिया है, तुम दोनों के बीच में तो पहली बातें शुरू हो चुकी है। लैंगसू को देखकर जीहुई कहने लगती है इसको यहाँ पर किसने बुलाया है, ये यहाँ क्यों आई है। जीरियो कहता है सॉन्ग इनसे मिलो, ये है लैंगसू, ये स्टारकॉन गिल्ड की गिल्ड लीडर है और इस टाइम पर इस पूरे वर्ल्ड की सबसे ताकतवर प्लेयर्स में से एक है। लैंगसू कहती है इस लड़के से तो मेरी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, मुझे लगा नहीं था हम इतनी जल्दी दोबारा से मिलेंगे। इसी टाइम पर फैंग कहती है लेकिन हमने इस लड़की को बुलाया क्यों है, ये तो बिल्कुल बेकार है, इसकी बस एक ही खासियत है जो कि मुझे दिखाई देती है, इसके पास में बहुत सारा पैसा है लेकिन उसका फायदा भी क्या है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मॉन्स्टर्स के ऊपर पैसे फेंक के मारेंगे। लैंगसू कहती है क्या तुम बेवकूफ हो, फाइट के अंदर अक्सर पैसों की जरूरत पड़ती है, कोई बेवकूफ ही होगा जो कि मॉन्स्टर्स के ऊपर पैसे फेंक के मारेगा। हम मॉन्स्टर्स पे पैसे नहीं फेंक सकते लेकिन उन पैसों से इक्विपमेंट खरीद कर उन्हें फेंक सकते हैं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम अपना बचपना छोड़ दो और बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। ये सुनकर फैंग को बहुत गुस्सा आने लगता है, वो जवाब में कुछ कहने लगती है तभी जीहुई उसे शांत कर देती है। लैंगसू सॉन्ग से कहती है सॉन्ग तुम्हें पता तो है ना जो इक्विपमेंट तुम मेरे से जीत के लिए गए थे उसकी कीमत क्या है, वो मैंने बिलियंस में खरीदा था। सॉन्ग कहता है हाँ मुझे पता है, ये एक एस रैंक का इक्विपमेंट है, इसकी मदद से जब मॉन्स्टर्स का अटैक होगा हम एक मैच क्रिएट कर सकते हैं। इस मैच के अंदर वो मॉन्स्टर्स बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे और सबको मारना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। लैंगसू कहती है मैंने तुम्हें इतना शानदार इक्विपमेंट दिया है, इसका मतलब मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, कभी भी मेरे भरोसा नहीं टूटना चाहिए, मेरे को गद्दारी पसंद नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग सोचने लगता है ये कह तो सही रही है, इसने जो इक्विपमेंट मुझे दिया है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसने वो मुझे दिया है यानी कि इसका मतलब ये मुझे मारना तो नहीं चाहती, अगर मुझे मारना चाहती होती तो जब मैं इससे पहली बार मिला था उस टाइम पर ये मैच क्रिएट कर सकती थी और मुझे मार सकती थी। ये सब सोचकर सॉन्ग लैंगसू से कहता है हम तुम्हारे साथ में गद्दारी क्यों करेंगे, मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, इसलिए हम सभी के लिए अच्छा होगा हम सब के सब साथ में काम करें। मॉन्स्टर्स के साथ में होने वाली इस फाइट के अंदर सभी प्लेयर्स का एक जगह पे इकट्ठा होकर एक साथ उनके साथ में फाइट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी इस फाइट के अंदर हम जीत सकते हैं। इस फाइट में प्लेयर्स की जो सेना बनेगी उसके 3 लीडर होंगे, मैं, जीरियो और एक आप हो सकती हैं। क्या इसके अलावा आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है। लैंगसू कहती है मेरी कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एक बिजनेस वूमैन हूँ, अगर कहीं पर भी मैं अपना टाइम या फिर अपनी मनी इन्वेस्ट करती हूँ तो उसके बदले में मुझे एक अच्छा रिफंड चाहिए। इस फाइट के केस में रिफंड का मतलब होगा इस फाइट के अंदर मेरी जीत, यानी कि मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे ऊपर जितना पैसा लगा रही हूँ वो सारा वसूल होना चाहिए इस फाइट के अंदर जीत के रूप में। जीरो कहता है अब लड़ाई के बारे में बातें शुरू हो चुकी है, तुम सबसे पहले मेन बातें कर लेते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी किस तरीके की होगी। सॉन्ग कहता है तुमने हमें यहाँ पर बुलाया है, तुम इतने सारे लोगों को ऐसे तो नहीं बुलाओगे, मुझे यकीन है तुम्हारे पास एक प्लान है, पहले तुम्हारा प्लान सुना दो। ये सुनकर जीरियो अपना एक मैप निकाल लेता है और फिर कहने लगता है देखो मेरा प्लान कुछ इस तरीके का है, मान लेते हैं मॉन्स्टर्स का अटैक शुरू हो चुका है, वो आर्मी के साथ में डिस्ट्रिक्ट के से बाहर निकल चुके हैं, मॉन्स्टर्स की आर्मी काफी ज्यादा बड़ी होगी तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट के से डिस्ट्रिक्ट ए तक पहुंचने में 2 वीक का टाइम लगेगा। डिस्ट्रिक्ट ए में उन्हें सबसे पहले दिखाई देगा गेट ऑफ वॉर, जिससे वो ब्रिटिश से तोड़ सकते हैं और तोड़कर हेडमोन सिटी पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए हमें किसी तरीके से गेट ऑफ वॉर को ताकतवर बनाना होगा। अभी इसकी पावर इतनी ज्यादा कम है जैसे हम किसी पत्थर के ऊपर अंडे मारकर जो उम्मीद कर रहे हो कि वो रुक जाएगा, इसलिए हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, हमें गेट ऑफ वॉर के आसपास में चारों तरफ कब से ट्रैप्स लगाने होंगे। मॉन्स्टर्स के आने में अभी कुछ टाइम है तो ट्रैप्स अच्छी तरह से रेडी हो सकते हैं। इन ट्रैप्स के अंदर मॉन्स्टर्स सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा फंस जाएगा और हम फाइट में थोड़ी सी बढ़त बना लेंगे। इसके अलावा हम इसी जगह पर अपने काफी सारे ताकतवर प्लेयर्स को भी एलोकेट कर देंगे जिनकी फाइट उन मॉन्स्टर्स में होगी, उनको बिल्कुल भी इन ट्रैप्स और हमारे प्लेयर्स के बीच में रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। इस पूरे प्लान के अंदर ये बात बहुत जरूरी है कि जिन प्लेयर्स को हम इस गेट ऑफ वॉर के आसपास में एलोकेट करेंगे ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो और सेना का हर एक प्लेयर खुद से पहले पूरी सेना के बारे में सोचे। जीरो की ये बात सुनकर जीवी कहने लगती है तुम्हारा प्लान काफी शानदार है, मुझे तो ठीक लग रहा है। जीरो कहता है जी हुई मुझे तुमसे ये उम्मीद थी, शायद तुम्हें पता नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर जब बदलाव आया था उससे पहले मैंने तुम्हारे बारे में एक रिपोर्ट बनवाई थी जिसे देखकर मैं बहुत इंप्रेस हुआ था। मैंने डिसाइड किया था कि तुम्हारा प्रमोशन किया जाएगा, लेकिन ये होने से पहले ही सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन छोड़ो ये सब जाने दो, ये सब पुरानी बातें हैं, अब नई बात करते हैं। मैंने देखा है तुम अभी भी काफी ज्यादा काबिल हो, तो कैसा रहेगा ह्यूमंस की एक आर्मी को तुम लीड करो। जी हुई इसके लिए मना करने लगती है, वो कहती है मैं अभी जिस पोस्ट पर हूँ वही ठीक है, मैं लीडर नहीं बनना चाहती। ये सुनकर जी डी बिछड़ जाता है और वो सॉन्ग से कहने लगता है सॉन्ग तुम्हें ये प्लान कैसा लगा।
सोंग कहता है मैं यहाँ पर बिना किसी तैयारी के साथ में आया था, मुझे नहीं पता था तुम किस रिलेटेड बात करने वाले हो, इसलिए अभी मेरे पास में कोई प्लान नहीं है। तब तक के लिए तुम्हारा प्लान ही सबसे ज्यादा ठीक रहेगा। हम मॉन्स्टर्स के आने से पहले सब कुछ रेडी कर लेंगे और अच्छी तरह से हेडमोन सिटी को डिफेंड करेंगे। तभी लेंसू कहती है मुझे इसके अंदर दिक्कत है, मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंड करना ही काफी नहीं है, हमें खुद से कुछ और चीजें करनी चाहिए, जैसे कि हमें प्लेयर्स की एक टुकड़ी को डिस्ट्रिक्ट केक के अंदर भेजना चाहिए और चेक करना चाहिए कि इस टाइम मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी किस तरीके की है, उनके पास में किस किस तरह की पावर्स है। इस तरीके से हमें पता चलेगा हमें अपनी स्ट्रेटेजी किस तरह से बनानी है। जीरियो कहता है हमने पहले भी एक प्लेयर को इस काम के लिए भेजा था, वो हमारे गिल्ड का डिप्यूटी लीडर था, उसके साथ में 2 प्लेयर और थे, तीनों के तीनों लापता हो चुके हैं। लिंगसू कहती है तो क्या हुआ, इस तरह की फाइट्स के अंदर अक्सर लोगों की मौत होती रहती है, हमें इस तरह की डेथ से बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। फर्क केवल इस चीज से पड़ता है कि लीडर से कुछ नहीं होना चाहिए, ये सारे हमारे सोल्जर्स हैं, हमारी बातों को मान रहे हैं, तो हमें इन्हें डिस्ट्रिक्ट केक के अंदर दोबारा से भेजना चाहिए। हो सकता है हमारे हाथ में कुछ इन्फॉर्मेशन लग जाए। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मॉन्स्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन की कीमत हमारे कुछ प्लेयर्स की लाइफ से ज्यादा होगी। अगर कुछ प्लेयर्स मर के भी हमारे पास में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाते हैं तो हमारा बहुत फायदा होगा, हम पूरी तरह से एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर रहेंगे। सोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है हमारे साथ में जो प्लेयर्स काम करते हैं उनकी लाइफ की कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि वो प्लेयर्स हमारे पे भरोसा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम उनको ऐसे ही अपनी जान गंवाने के लिए कहीं भी भेज देंगे। लेंगसू कहती है बेकार की बात मत करो, हम सब लीडर्स हैं, हम जो कहेंगे उन प्लेयर्स को वो करना होगा, और ये सब कुछ हम उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। अगर इस फाइट के अंदर हमारी जीत होगी तो वो सब भी जिंदा बचेंगे। और रही बात कीमत की, तो कीमत केवल लीडर्स की होती है, सोल्जर्स की नहीं। लेंगसू की इस बात से फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो आगे बढ़कर कहने लगती है ये तुम क्या कह रही हो, तुम बिल्कुल पागल हो, ये एक असली फाइट है, तुम्हारा कोई बिजनेस का खेल नहीं जिसके अंदर तुम हर जगह पर प्रॉफिट लॉसेस और एक कीमत वगैरह देख रही हो। अगर तुम्हें लगता है ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा कीमती है तो तुम्हें खुद को जाना चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को तुम ही जाके लेके आओ। वैसे तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो वहीं पर अपनी लाइफ छोड़ सकती हो, क्योंकि इस जगह पर जो सबसे ज्यादा बेकार है वो तुम हो। एक बिजनेस वूमन की फाइट के अंदर कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी सोच बहुत ज्यादा घटिया है, तुम्हारी बातों को मानकर अगर हम फाइट के अंदर जीतते भी हैं तो भी वो बहुत ज्यादा बड़ी हार होगी। इसी टाइम पर जीहुई फैंग को शांत करने लगती है। जीरियो सोंग से कहता है सोंग तुम इस प्लान के बारे में क्या सोचते हो, क्या हमें किसी को इस इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजना चाहिए। सोंग कहता है मुझे नहीं पता, इस प्लान के बारे में हमें दोनों तरीके से सोचना होगा। अगर हमारे प्लेयर्स वहां पर जाके मर जाते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और वहीं अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हमारा बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। इस तरह की बड़ी लड़ाई के अंदर ये बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत काम आ सकती है। मॉन्स्टर से हेडमोन सिटी को डिफेंड करने के लिए हम जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसके अंदर बहुत फायदा होगा, लेकिन फिर भी मुझे ये प्लान कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। मुझे मॉन्स्टर्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता हमारी तरफ का कोई भी प्लेयर मरे। हर एक प्लेयर की लाइफ बहुत ज्यादा कीमती है, वो सबके सब हम पे भरोसा करते हैं, अगर मैंने ऑर्डर देंगे तो वो मान जाएंगे, लेकिन इस तरीके से अपनी पावर का गलत यूज करना सही नहीं है। लेकिन फिर भी ये मेरी सोच है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जेरियो कहता है मुझे लगता है हमें किसी को भेजना चाहिए। पिछली बार सेक्यू गया था, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मॉन्स्टर सामने टिक नहीं पाया, मॉन्स्टर्स ने उसे मार दिया। यानी कि हमें इस बार सेक्यू से भी ज्यादा ताकतवर किसी बंदे को भेजना होगा, एक ऐसा प्लेयर जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर हो, स्ट्रेटेजी में भी वो काफी अच्छा हो, वो उस जगह पे जाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के यहाँ पर वापस आ जाए। सोंग कहता है क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई बंदा है जो कि इस काम को कर सकता है। जीरो कहता है हाँ है, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं खुद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाऊंगा और वहां से सारी इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा, पता करूंगा मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं। ये सुनकर नैना कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, लीडर आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ भी हो गया तो ये मिशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द फाइट के अंदर आप ही मैं सब तक काम आओगे। इस टाइम पर इस वर्ल्ड के अंदर जितने प्लेयर्स हैं उन सभी में आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए आपका इस तरीके से अपनी लाइफ को रिस्क में डालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भीमू कहता है हाँ लीडर, नैना बिल्कुल ठीक कह रही है, आपकी जगह मैं चला जाता हूँ, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम सब के सब बिना लड़ाई के हार जाएंगे। आपकी पावर को देखकर ही हमें फाइट के अंदर उम्मीद मिलती है कि हम हर एक फाइट में जीत सकते हैं। जीरो कहता है इसी पावर की वजह से तो मैं जा रहा हूँ, मेरी पावर और स्ट्रेटेजी दोनों का वजह शानदार है, मुझे लगता है मैं वहां पर जाकर इन्फॉर्मेशन निकाल के वापस से लौट सकता हूँ। हमें सबसे ज्यादा ताकतवर प्लेयर को ही इस काम पे भेजना होगा तो वो मैं हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं जिंदा वापस लौट सकता हूँ, अगर किसी को सेक्रीफाइस करना है तो मैं करूंगा। इसी टाइम पर सोंग सोचने लगता है ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, जीरो यू बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक और मेंटली तौर पर स्ट्रांग है, उसी के पास में इतनी काबिलियत है कि वो सभी गिल्ड्स को एक साथ में लेके आ सकता है, अगर उसे कुछ हो गया तो सभी गिल्ड्स वापस से अलग हो जाएंगे, सभी सब अलग अलग फाइट करके हार जाएंगे, इसलिए किसी को तो इसे रोकना ही होगा। तभी बेमो जीरो से कहता है ठीक है लीडर, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ में मैं भी चलूंगा और मेरे साथ में पूरा रेडर्स गिल्ड आपके साथ में चलेगा, हम बिल्कुल भी आपको वहां पर अकेले नहीं जाने देंगे।
जीरियो कहता है इससे का कुछ भी फायदा नहीं है, जितने ज्यादा बंदे जाएंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। ये एक स्पाई मिशन है जिसमें पूरी तरह शांति से काम लेना होता है, इसलिए इस काम पे तो मैं अकेले जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों के पास में अपने अलग काम है। डिप्यूटी लीडर सैक्यू पहले ही मर चुका है, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, तो पूरे गिल्ड को तुम दोनों ही संभालोगे। ये सब सुनकर सोंग सोचने लगता है लैंगसू बिल्कुल ठीक कह रही थी, मॉन्स्टर्स के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कम है। अगर अभी मॉन्स्टर्स में फाइट होती है तो हम पक्का हारेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो स्ट्रेटेजी अच्छी बन जाएगी, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के लिए जीरियो को खतरे में डालना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं बिल्कुल भी इतना सेल्फिश नहीं हो सकता कि अपनी जगह पर किसी और को यहाँ जाने दूं। मुझे खुद आगे बढ़कर इस काम को करना चाहिए। यही सब कुछ पूरी चित्र सोचकर सोंग हिम्मत करके जीरियो से कहता है जीरियो रुक जाओ, तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा, उन मॉन्स्टर्स के ऊपर नजर मैं रखूंगा। ये सुनकर जो हाल पहले रेडर्स गिल्ड का होता है वो अब जीरो गिल्ड का होने लगता है। जी हुई सोंग से कहने लगती है सोंग ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने मुझसे वादा किया था तुम बिल्कुल भी जीरो गिल्ड को छोड़कर कहीं पे भी नहीं जाओगे, और अब तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। फेंग कहती है हाँ सोंग तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जीरो गिल्ड तुम्हारे बिना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस फाइट के अंदर हम क्या करेंगे। टियानजिंग कहता है सोंग बताओ कब चलना है, मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। इसी टाइम पर लैंगसू कहती है ए बच्चे ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हें अपना एक बहुत ही शानदार इक्विपमेंट दिया है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इक्विपमेंट भी पूरी तरह से खो जाएगा। सोंग कहता है मैं बिल्कुल भी हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसकी जरूरत यहाँ पे ज्यादा है और किसको मॉन्स्टर्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जैसा कि अभी जीरो ने कहा था हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि बहुत तेज हो, उस स्ट्रेटेजी में अच्छा हो, उसकी पावर ज्यादा हो, ये तीनों खूबियां मुझ में ज्यादा अच्छी है। जीरियो सोंग किसके लिए मना कर सकता है। सोंग कहता है जीरियो तुम मुझे मना मत करो, तुम चाहो तो यहाँ पे जितने प्लेयर्स हैं उन सभी से पूछ लो यहाँ पर सबसे ज्यादा फास्ट कौन है। मेरे पास में टेलीपोर्टेशन की पावर है जिसकी मदद से मैं पलक झपकते ही कहीं से भी कहीं पे भी जा सकता हूँ। मैंने कई तरह की खतरनाक फाइट लड़ी है, लॉन्ग रेंज अटैक के अंदर भी मैं बहुत ज्यादा शानदार हूँ। इस जगह पर मेरे अलावा कोई हो रहा है जिसने डीमंस की एक बहुत बड़ी आर्मी का अकेले सामना किया है, पूरी आर्मी से चारों तरफ से घिरने के बावजूद भी वहां से जिंदा बच के निकल आया हो। क्या ऐसा बंदा यहाँ पर कोई और है मेरे अलावा। मैंने एस रैंक की डंजन को और उस डंजन के कई सारे मॉन्स्टर्स को अकेले मारा है। इस सब को देखते हुए मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा कैपेबल हूँ इस जासूसी के मिशन पे जाने के लिए। सोंग की इस बात को सभी प्लेयर्स को ना चाहते हुए मानना पड़ता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम के डिस्ट्रिक्ट का सीन देखते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर डीमंस की आर्मी और ये जिंदा वोल्केनो है। वोल्केनो अपनी एक डीमन लेडी जिसका नाम मोरलॉक है उसे कहने लगता है सारी तैयारी हो चुकी है, हमारी आर्मी यहाँ पर आ गई है, अब केवल एक ही काम है जो ये करना बचा है। मोरलॉक कहती है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब हमें जल्दी से जल्दी डीमन लॉर्ड को यहाँ पे बुला लेना चाहिए, उनके आते ही हमारी जीत हो जाएगी। वोल्केनो कहता है नहीं ये इतना आसान नहीं है, जिस तरह से हमने डीमन आर्मी को इस जगह पे लेके आए हैं वैसे हम डीमन लॉर्ड को नहीं ला सकते, उन्हें लाने से पहले मुझे अपने असली फॉर्म में लाना होगा, और वो तभी हो सकता है जब इस वर्ल्ड की सारी लाइफ फॉर्म खत्म हो जाए, यहाँ पर जितने भी जिंदा जीव है वो सबके सब मरने चाहिए। मोरलॉक कहती है तो फिर ठीक है हम काम शुरू करते हैं, हमने डीमन आर्मी जो तैयार की थी वो जल्दी ही उन ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर देगी, अब हमें आपके केवल एक ऑर्डर का इंतजार है। मेरे पास में भी कुछ नई पावर्स आई है, एक बंदा यहाँ पर अटैक करने के लिए आया था, हमने उसे मार दिया है और उसकी पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है। ये कहते हुए मोरलॉक अपनी एक स्किल यूज करती है जिससे उसके आसपास में शेडो पैंथर्स दिखाई देने लगते हैं, और ये डीमन लेडी इस स्किल का यूज कर पा रही है, यानी कि इसका मतलब इसने सैक्यू खा लिया है। वोल्केनो कहता है ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना अभी तो आसान नहीं है, वो सब के सब काफी ताकतवर है, अगर अभी हम उस पर अटैक करेंगे तो ये फाइट काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। मोरलॉक तुम्हारे पास में गॉथवी की स्किल है, इस स्किल की मदद से तुम जिस किसी को भी लड़ाई में हराकर उसे खा लोगी, उसकी सारी एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उसकी स्किल्स को तुम यूज कर पाओगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी पावर्स लिमिटेड है, तुम एक बार में एक लिमिटेड एरिया पर अटैक कर सकती हो। हमें कोई ऐसा चाहिए जिसके पास में मास डिस्ट्रक्शन की पावर हो, वो एक ही बार में बहुत बड़े एरिया से जीवों को खत्म कर सके। मोरलॉक कहती है आपकी बात मैं समझ पा रही हूँ, कहीं आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे। इसी टाइम पर एक और मॉन्स्टर उस जगह पहुंच जाती है और कहने लगती है हाँ मोरलॉक वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मोरलॉक कहती है तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती बुटाइस, तुम केवल एक नॉर्मल सी सांप हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी पावर नहीं है। बुटाइस कहती है शायद तुम जानते नहीं हो, सांपों की आदत होती है उड़ती चिड़ियों को पकड़कर वो जिंदा ही निकल जाते हैं, और रही बात मेरी, मैं वो कर सकती हूँ जो तुम नहीं कर सकती। ये सुनकर मोरलॉक गुस्सा हो जाता है, वो बुटाइस से कहती है मेरे से तमीज से बात करो वरना तुम जैसे सांपों को मुझे मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तभी वोल्केनो बोलता है तुम दोनों एकदम शांत हो जाओ, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। बुटाइस कहती है बताइए डीमन किंग आपका क्या ऑर्डर है। वोल्केनो कहता है बुटाइस तुम्हें अभी सबसे ज्यादा शानदार काम करना है, मैं तुम्हें मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी सेना देता हूँ, इस सेना के साथ में ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर दो, रास्ते में तुम्हारे जितने भी ह्यूमंस दिखाई दे और जितने भी जिंदा जीव दिखाई दे उन सभी को खत्म कर देना, इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। बुटाइस कहती है ठीक है डीमन किंग काम हो जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम सोंग को उसके गिल्ड के अंदर दिखते हैं, वहाँ पर सोंग वू की इस क्रिस्टल को यूज करके अपने वेपन को अपग्रेड कर रहा है।
वेपन को अपग्रेड करने की ये प्रोसेस काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस प्रोसेस के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि पूरी जमीन कांपने लगती है, चारों तरफ लाइट छा जाती है। इसका इफेक्ट हेडमोन किले के अंदर बैठे हुए रेडर्स गिल्ड के बंदों को भी होता है। उन्हें दूर से वो चमकती हुई लाइट दिखाई जाती है, जिसे देखकर बेमू कहने लगता है ये लाइट तो तब निकलती है जब किसी ए ग्रेड के वेपन को एस ग्रेड के अंदर अपग्रेड किया जा रहा हो। नैना कहती है उस तरफ जीरो गिल्ड का बेस है, मुझे ऐसा लगता है जरूर से उस लड़के सॉन्ग का ही कोई वेपन एस ग्रेड पर जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, एस ग्रेड का वेपन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, अब उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये देखो लेंसू कहने लगती है यानी इसका मतलब वो लड़का वुक से जीते हुए उस क्रिस्टल का बिल्कुल सीधे से यूज कर रहा है अपने वेपन को अपग्रेड करने के लिए। मुझे उम्मीद है वेपन को अपग्रेड करने के बाद में वो अपने वेपन का भी सही तरह से यूज करेगा। वैसे वो अब एक बहुत ही खतरनाक मिशन पे जाने वाला है। मुझे ये भी उम्मीद है कि मैंने जो उसे इक्विपमेंट दिया है वो उसका भी यूज कर पाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए वो उसे यूज किए बिना ही मर जाए और मेरा इतना महंगा इक्विपमेंट बिल्कुल बेकार हो जाए। इसी टाइम पर वो वेपन पूरी तरह से अपग्रेड हो जाता है। अब उसका नाम है बोन ब्लेड गॉड। ब्लेड दिखने में तो पहले जैसा ही है, बस उसका कलर चेंज हो गया है और अब इस ब्लेड के अंदर 3 स्किल्स है जिनको सॉन्ग अपने अलग अलग तरीके से यूज कर सकता है। अपने नए वेपन को हाथ में पकड़कर सॉन्ग सोचने लगता है इस वेपन के अंदर नई स्किल्स आ गई है और जो पुरानी स्किल्स थी वो सबकी सब लेवल अप हो गई है। अब सबकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। भले ही इन्हें यूज करने के अंदर मुझे कुछ ज्यादा एमपी पॉइंट्स खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अब मैं मॉन्स्टर्स के ऊपर ज्यादा इफेक्टिवली अटैक कर पाऊंगा। इस लाइट को देखकर जी हुई, वोकोंग और बाकी सारे बंदे भी इस जगह पहुंच जाते हैं। वोकोंग कहने लगता है सॉन्ग तुमने कर दिया, अब तुम्हारे पास में एक एस रैंक का वेपन है। जिस सुनकर सॉन्ग उन सबकी तरफ दिखने लगता है और उनसे कहता है तुम सब भी यहाँ पर आ गए, देखो मेरे नए ब्लेड को देखो। ये कहने के बाद में सॉन्ग वोकोंग की तरफ देखता है। वोकोंग इस टाइम पर बहुत गुस्से में है। वो सॉन्ग की तरफ बढ़ता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले इतने बड़े मिशन पे जाने की। जी हुई ने हमें सब कुछ बताया कि तूने बिना कुछ सोचे उस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि तुम्हें उसे नहीं करना चाहिए था। वोकोंग को बाकी बंदे सपोर्ट करने लगते हैं। वो सब कहते हैं हाँ सॉन्ग तुम हमारे गिल्ड के गिल्ड लीडर हो, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तुम्हारा गिल्ड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तुम इतने ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो, तुम अकेले जा रहे हो लेकिन हमारे पूरे गिल्ड को एकदम खत्म कर रहे हो। हम बिल्कुल भी हमारे गिल्ड लीडर को अपनी लाइफ ऐसे खतरे में डालने नहीं देंगे। टेंसिंग कहता है हाँ सॉन्ग तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, कम से कम मुझे अपने साथ में ले चलो, मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद तो कर ही दूंगा। वोकोंग कहता है नहीं कोई कहीं नहीं जाएगा। सॉन्ग अब एक नॉर्मल प्लेयर नहीं है, तुम एक सोलो प्लेयर नहीं हो, तुम हमारे गिल्ड के लीडर हो। तुम्हारे ऊपर होने वाला हर एक इम्पैक्ट पूरे गिल्ड के ऊपर इम्पैक्ट होगा, इसलिए तुम्हें कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरी गिल्ड के बारे में सोचना चाहिए। ये सब सुनकर सॉन्ग कहता है मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं तुम सबके बारे में सोच रहा हूँ। ये मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें मॉन्स्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हम उनसे फाइट कर सके। मैं तुम सबको भी अपने साथ में लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहाँ मॉन्स्टर्स का हर तरफ से हम पर अटैक होगा। अगर उस टाइम पर तुम सभी लोग मेरे साथ में होगे तो मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा मैं तुम्हें बचाऊं, खुद को बचाऊं या फिर उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करूं। इसके अलावा अगर तुम लोग मेरे साथ में होंगे तो मेरी टेलीपोर्टिंग स्किल भी काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। इस तरीके से मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। वोकोंग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, यानी कि हम सबके सब तुम्हारे लिए एक बोझ है, तुम हम सभी को एकदम बेकार समझते हो। फैंग कहती है हाँ सॉन्ग ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है, खुद की पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, तुम ऐसे ही हम सभी को एकदम कमजोर नहीं कर सकते। ये सब कहकर तुम्हारी मेहनत को पूरी तरह से बेकार कर रहे हो। सॉन्ग कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है तुम सभी ने बहुत मेहनत की है, तुम में से कोई भी मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, तुम सब मेरे लिए सपोर्टर्स हो, लेकिन फिर भी मेरी बात को समझो, मैं तुम में से किसी को भी अपने साथ में लेके नहीं जा सकता हूँ। ये एक जासूसी मिशन है जहाँ पर जितने कम लोग होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। मैं तुम्हारा गिल्ड लीडर हूँ, तुम्हें याद है मैंने तुमसे 3 बातें कही थी, तीसरी बात मैंने तुमसे कहा था कि तुम सभी की जान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैंने डिसीजन बनाया है, डिसीजन पूरी तरह से बन चुका है, मैं ही इस मिशन के लिए जाऊंगा और तुम में से कोई भी मेरे साथ में नहीं आएगा। मैं तुम सभी का गिल्ड लीडर हूँ, यहाँ से जाने से पहले ये मेरा आखिरी ऑर्डर है। अगर तुम सब मेरी रिस्पेक्ट करते हो और मुझे अपना गिल्ड लीडर मानते हो तो यहाँ से चले जाओ, तुम में से कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, सबके सब यहीं पे रुकोगे, अच्छी तरह से अपनी ट्रेनिंग करोगे और खुद को जितना हो सके उतना ताकतवर बनाओगे। वोकोंग कहता है लेकिन सॉन्ग तुमने तो कहा था ये मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें खुद से आगे बढ़कर उनके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, खुद से यहाँ पर डिफेंड करना चाहिए। अब तुम खुद उन मॉन्स्टर्स के बीच में जा रहे हो, तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो इतने सारे मॉन्स्टर्स के बीच में किस तरह सर्वाइव कर पाओगे। सॉन्ग कहता है उसके लिए मेरे पास में अपने तरीके हैं, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और तब की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में बहुत ज्यादा फर्क है, हमें खुद को बदलना होगा। अब ये मेरा ऑर्डर नहीं, तुम सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करना। यही कहते हुए सॉन्ग वहां से चला जाता है। अब कोई भी सॉन्ग को रोकने की कोशिश नहीं करता। यहाँ से हम के डिस्ट्रिक्टर से दिखते हैं, सॉन्ग यहाँ पर पहुंच चुका है। सॉन्ग को यहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, एक भी जिंदा चीज यहाँ पर आसपास में नहीं है। ये देखो सॉन्ग कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है, इस जगह पर हुआ क्या है, ये जगह इतनी बुरी तरह से बंजर कैसे हो गई। तभी सॉन्ग को कुछ आवाज आती है, सॉन्ग जल्दी से उस तरफ देखता है। थोड़ी दूरी पर वहां पर कुछ लोग होते हैं जो कि साथ में बैठकर कुछ चीज खा रहे हैं और ये शायद से कच्चा मीट है।
सोंग उन्हें देख के सोचने लगता है, मुझे बिल्कुल भी लग रहा इनमें से कोई भी डीमन है, ये सारे तो ह्यूमन से लग रहे हैं। फिर सोंग उनसे कहता है, ए तुम वहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सुनकर वहाँ पर सामने की तरफ जितने बंदे होते हैं वो सब के सब सोंग की तो देखने लगता है। वो सभी घुर्राते हुए सोंग पर अटैक कर देते हैं। इससे सोंग थोड़ा सा घबरा जाता है और कहने लगता है, ये क्या चीज है, ये तो डीमंस भी नहीं है और ना ही कोई ह्यूमंस है, मुझे जल्दी समझना होगा यहाँ पर चल क्या रहा है। ये कहते हुए सोंग जोर से चलता है। जैसे वो बंदे सोंग के एकदम पास पहुंचते हैं, सोंग जल्दी से अपनी ब्लाइंडनेस स्किल यूज कर देता है और फिर उनमें से एक बंदे के पीछे जाकर उसकी गर्दन पर भी तलवार रख देता है और उसे कहने लगता है, बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। सोंग की इस बात से वो बंदा बिल्कुल नहीं डरता। वो जल्दी से पीछे घूमकर सोंग पर अटैक कर देता है। सोंग जल्दी से इस ट्रैक को डॉच करता है और सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है, इनके ऊपर मेरी ब्लाइंडनेस का इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। इसके अलावा ये सब के सब मुझसे डर भी नहीं रहे, यानी कि ये बात तो पक्की है, ये लोग मेरी बात समझ नहीं सकते। मुझे यहाँ पर सब कुछ खुद ही पता लगाना होगा। उसका एक ही तरीका है, मुझे पहले इन सभी को मारना होगा। यही सोचकर सोंग जोर से चलकर इन सभी अजीब से ह्यूमंस के ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक कर देता है। वहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है। इस धमाके के अंदर वो सारे बंदे मर जाते हैं। फिर सोंग कहने लगता है, यहाँ पर काफी कुछ अजीब सा हो रहा है, जो मैं सोच भी नहीं सकता वो यहाँ पर हो गया है। और जिस तरह से ये बंदे मेरे को दिखाई दे रहे थे, इन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था इन सभी को किसी ने म्यूटेंट कर दिया है। ये काफी हद तक एक ज़ॉम्बी की तरह है, जिन्हें ना तो दर्द फील होता है और ना ही ये कोई बात समझ सकते हैं। इस तरह के पीछे जरूर से कोई है जो कि इन सभी को ऐसा बना रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इस माउंटेन के ऊपर चढ़ना चाहिए। आगे की इन्फॉर्मेशन मुझे इस माउंटेन के ऊपर ही मिलेगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है यांग टी। ये बहुत बुरी तरह डरा हुआ है क्योंकि एक मॉन्स्टर जिसका नाम बुट्रिस है उसने इसे पकड़ रखा है। न केवल इसे, यहाँ पर इसके अलावा और भी काफी सारे लोग हैं जिनको रस्सी से बांधकर थोड़ा पीछे रखा हुआ है। यांग टी डरते हुए बुट्रिस से कहने लगता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मारो मत। बुट्रिस कहती है, क्या तुम सबके सब इंसान ऐसे ही हो, हमेशा किसी और के सामने अपने जान की भीख मांगते रहते हो, और क्या तुम सभी के अंदर इतनी कम पावर है? अगर ऐसा है तो तुम सबके सब जल्दी खत्म होने वाले हो। तुम सभी के इस तरह के बिहेवियर से ये साबित होता है कि तुम सबके सब मरने के ही लायक हो। हम तुम्हारे साथ में जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर मेरी नजर पड़ी है। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बल्कि तुम्हें एक नई लाइफ दूंगी, जिस लाइफ के अंदर तुम बहुत ताकतवर होगे। अब आओ मेरे साथ शामिल हो जाओ। ये कहते हुए बुट्रिस यांग टी गले पर अपने दांतों को गड़ा देती है, जिसके साथ ही यांग टी की चीखें खत्म हो जाती है। वो चिल्लाना बंद कर देता है। बुट्रिस उसे छोड़ देती है। यांग टी जमीन पर गिर जाता है। तभी एकदम से उस वापस हो जाता है। उसकी बॉडी म्यूटेंट होने लगती है, आंखें हरी हो जाती है। अपने साथी की इस हालत को देखकर पीछे बैठे हुए उसके सभी दोस्त जोर जोर चिल्लाने लगते हैं, यांग टी क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर यांग टी घूर के उन सभी तरफ देखता है और पूरे गुस्से में अपना हालचाल बताने के लिए अपने दोस्तों की तरफ भागने लगता है। उसके सभी दोस्त जोर जोर चिल्लाने लगते हैं, यहाँ मत आओ, हमसे दूर रहो। इसके तुरंत बाद उन सभी बंदों की बहुत जोरदार चीखें सुनाई देती है। इसी टाइम में बुट्रिस जो कि दूर से ये सब कुछ देख रही है, उसे अचानक से कुछ फील होता है। वो सोचने लगती है, ये क्या हुआ, मुझे फील हो रहा है दूर कहीं पर मेरे कुछ गुलामों के ऊपर किसी ने अटैक किया है और उन सभी को मार दिया है। यहाँ से हम सोंग को देखते हैं जो कि उस वोल्केनो की तरफ देख रहा है। सोंग इधर देखते हुए कहने लगता है, मेरे इस ब्लेड के अंदर एक नई पावर है, इससे मैं पता लगा सकता हूँ मेरे आसपास में कितने डीमंस है। मुझे भी कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा, यानी कि इसका मतलब मेरे 100 मीटर के रेडियस के अंदर एक भी डीमन नहीं है, यानी कि यहाँ का एरिया पूरी तरह सेफ है, मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। यही सोचकर सोंग आगे बढ़ने लगता है। तभी एकदम से उसके पीछे की साइड में बुट्रिस पहुंच जाती है। तुरंत ही सोंग को एहसास हो जाता है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर है। उसका ब्लेड भी जोर जोर से चमककर एक अलर्ट का मैसेज देने लगता है। इसी टाइम पर सोंग जोर से दूसरी तरफ कूद जाता है, उस मॉन्स्टर को देखने लगता है, जिसके साथ ही सोंग को एक स्क्रीनशॉट जाती है जिसके ऊपर लिखा है, इस मॉन्स्टर का नाम बुट्रिस है। ये डीमंस आर्मी के मेन 8 डीमंस में से एक है। इसके पास में ग्रिड की पावर है। इस पावर की मदद से जो अगर किसी को भी काट ले तो उसे अपना गुलाम बना सकती है। वो सब के सब इसी की बात मानेंगे। ये देखकर सोंग सोचने लगता है, इस तरह की पावर तो डोंगशन गिल्ड के लीडर के पास में भी थी, वो भी किसी को भी कंट्रोल कर सकता था। मैंने इस पावर को पहले भी फेस किया है, मुझे पता है ये क्या कर सकती है। तभी वो मॉन्स्टर कहती है, ए इंसान, मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? इस पूरे एरिया को हमने क्लियर कर दिया है, दूर दूर तक एक भी जिंदा क्रिएचर नहीं है, इसके बावजूद भी तुम्हारा इस जगह पर होना, वो भी जिंदा, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। बताओ मुझे तुम यहाँ पर कैसे आए? जिसमें सोंग सोचने लगता है, अच्छा तो ये बात है, मुझे लगा ही था इस सब के पीछे डीमंस का हाथ है, डीमंस ने इस जगह का ऐसा हल किया है। फिर सोंग उस बुट्रिस से कहता है, मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास में टाइम की कमी है। तुम बस एक बात समझ लो कि तुम एक डीमन हो, यानी कि तुम मेरे दुश्मन हो और मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जो कि तो सोंग बुट्रिस के ऊपर अटैक कर देता है। बुट्रिस कहती है, हमारे ख्याल कितने मिलते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए बुट्रिस भी सोंग के ऊपर अटैक कर देती है। बुट्रिस का ये एक लॉन्ग रेंज अटैक होता है जिसे सोंग बुट्रिस से डॉच कर लेता है और फिर बुट्रिस के एकदम पास से पहुंचकर उसके ऊपर ब्लाइंडनेस का इफेक्ट डाल देता है। बुट्रिस अंधी हो जाती है। फिर सोंग सेफ्टी के लिए बुट्रिस के पीछे की साइड में जाकर उसके ऊपर ब्लेड से अटैक करने लगता है। ये देखकर बुट्रिस कहने लगती है, ये सब क्या है, इसकी स्पीड इतनी तेज कैसे है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट फील हो रही है। ये ह्यूमन मेरे ऊपर किस तरह अटैक कर रहा है,
क्या ह्यूमंस इतने ताकतवर होते हैं? अटैक करते हुए सॉन्ग सोचने लगता है मेरे पास में एक नई स्किल है जिसका नाम है डिमोनिक हंटर। मेरा तो पूरा ब्लेड ही स्पेशली डिमंस के लिए है। इन डिमंस के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट होता है। इसी टाइम पर बुट्रिस के ऊपर से उस ब्लेंडनेस का इफेक्ट पूरी तरह से हट जाता है। बुट्रिस जल्दी से सॉन्ग की तरफ देखती है और अपनी पूंछ से उसके ऊपर अटैक कर देती है। सॉन्ग पिछली तरफ कूदकर अटैक डॉज करता है। बुट्रिस कहने लगती है, देखते हैं तुम कब तक मेरे अटैक्स को डॉज कर पाते हो। ये कहते हुए वो अपने पास में काफी सारे लेजर बॉल्स बना लेती है और उन सभी से सॉन्ग के ऊपर अटैक करने लगती है। ये सारी बॉल्स सॉन्ग के ऊपर एक मीटर की तरफ गिरते हैं। सॉन्ग उछलकर इन सभी को डॉज करने लगता है और सोचने लगता है इसकी पावर तो काफी ज्यादा है। ब्लेंडनेस का इफेक्ट भी इसके ऊपर ज्यादा देर तक नहीं रहा। अब मैं कुछ देर तक इस पर इफेक्ट नहीं डाल सकता। टेलीपोर्टेशन का यूज करके मैं जा सकता हूँ, लेकिन अभी जैसे जाने का टाइम नहीं हुआ है। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस एक मॉन्स्टर की पावर देखकर ही मुझे एहसास हो चुका है ये मॉन्स्टर्स कितने ज्यादा ताकतवर है। अगर ये सबके सब साथ में मिलकर हम पर अटैक करेंगे तो हमारा चाहे कितना ही खतरनाक डिफेंस हो, इनके सामने कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मुझे हर हाल में इस मॉन्स्टर को मारना होगा और इसके बाद में इनकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। यही एक तरीका है इन डीमंस के सामने अपनी बढ़त बनाने का। ये सब सोचते हुए सॉन्ग एकदम से उस बैटलफील्ड से गायब हो जाता है। बुट्रिस अपने अटैक्स को रोकती है और कहने लगती है, तुम कहाँ गए? ये छुपने का टाइम नहीं है। तुम छुपकर मुझसे बच नहीं सकते हो। मेरे सामने आओ, मुझसे फाइट करो। सबके सब बाहर निकलो। वो लड़का जरूर से यहाँ से भाग गया है। वो ज्यादा दूर तक यहाँ से नहीं गया होगा। उसे ढूंढो। हर हाल में मुझे वो लड़का चाहिए। बुट्रिस के इतना कहने के साथ ही जिब्रिन के नीचे से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर निकलते हैं। ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी सेना बाहर आती है। जहाँ से हम सॉन्ग को देखते हैं जिसने अपने आसपास में एक सेफ रूम बना लिया है। वो उसके अंदर से आराम से बाहर का नजारा देख रहा होता है। वो इसे देख के सोचने लगता है ये सारे ह्यूमंस बिल्कुल वैसे ही है जिनको अभी मैंने थोड़ी देर पहले मारा था। इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब है। ये सब की सब इस मॉन्स्टर के कारण है। इसकी पावर को देखकर मुझे ऐसा लगता है ये मॉन्स्टर्स धीरे धीरे अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। ये डीमन आसपास जितने भी ह्यूमंस होते हैं उन सभी को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेती है। अगर इसने इस सेना के साथ में हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो डीमन से भी बड़ी प्रॉब्लम हमारे अपने लोग ही हमारे लिए बन जाएंगे। जो फाइट हम डीमन के साथ सोचते बैठे थे वो फाइट हमें ह्यूमंस के साथ में करनी पड़ेगी। वो तो अच्छा हुआ इस सब के बारे में मुझे तो जल्दी पता चल गया, वरना थोड़ी देर बाद में पता चलता अटैक शुरू होने के बाद में तो सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती। लेकिन अभी भी कुछ का सुधार नहीं आया है। मुझे सब कुछ ठीक करना है तो किसी भी तरीके से इस डीमन को मारना होगा। जब सॉन्ग ये सोच रहा होता है इसी टाइम में बुट्रिस इधर से घूमकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके पीछे की साइड में एक पोर्टल जैसा कुछ ओपन होता है। सॉन्ग ने सेफ रूम को डिसेबल कर दिया है। वो बाहर निकलते चिल्ला कहता है सरप्राइज। जिगितर सॉन्ग अपनी गन के अंदर अपनी सारी एनर्जी डालकर बुट्रिस के एकदम पास में आकर जोर से फायर कर देता है। गन के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है जो कि बहुत तेजी से बुट्रिस के पड़ती है। बुट्रिस घसीटते हुए बहुत दूर तक जाकर गिरती है। उस जगह पर एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है। सॉन्ग कहता है राख में बदल जाओ। इस अटैक को तुम बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाओगी। सॉन्ग जैसा कहता है बिल्कुल वैसा ही होता है। बुट्रिस की बॉडी के बहुत तेज चिड़ हो जाते हैं। वो इधर उधर बिखर जाती है। लेकिन इस सब से भी सॉन्ग खुश नहीं हो पाता। सॉन्ग देखता है बुट्रिस की बॉडी इधर उधर बिखर तो गई है लेकिन वो वापस से एक जगह पर इकट्ठा हो रही है। इससे वापस से बुट्रिस की बॉडी क्रिएट हो रही है। क्रिएट होते हुए वो कहने लगती है ह्यूमन जी तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वो तो अच्छा हुआ मैंने काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व कर रखा था और मेरे पास में लाइफ एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टॉक है, वरना तो इस अटैक से मैं मर ही जाती। ये देखकर सॉन्ग कहने लगता है ये सब क्या है? इसके ऊपर मैंने तक खतरनाक अटैक किया, अब तक का किया हुआ ये मेरा सबसे खतरनाक अटैक था। इसके बावजूद भी ये जिंदा बच गई। ये इतनी जल्दी अपनी बॉडी को रीजनरेट कर पा रही है। यानी कि इसका मतलब जितने भी डिमंस है उन सभी को मारा नहीं जा सकता। बुट्रिस कहती है वैसे तुम एक इंसान हो, हमारे दुश्मन हो, मुझे तुम्हें इसे कुछ नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता देती हूँ डीमन आर्मी के अंदर 8 मेन डीमंस है जिनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। इन सभी के पास में रीजनरेशन की पावर है। सभी मेन डीमंस को लाइफ एनर्जी का यूज करके बनाया गया है। इसलिए अगर हमारे कोई भी चोट लगती है हम मर भी जाते हैं तो लाइफ एनर्जी का यूज करके हमें वापस से क्रिएट किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब तुम मुझे तब तक नहीं मार सकते जब तक मेरे आसपास में मेरे एक गुलाम है। मैं जैसे ही मरूंगी ये सारे गुलाम अपनी लाइफ एनर्जी यूज करके मुझे वापस से रीजनरेट कर देंगे। इस तरीके से तुम मुझे एक तरह से इमोर्टल भी कह सकते हो। ये सुनकर सॉन्ग सोचने लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पहले इन ह्यूमंस को अपना गुलाम बना रही है और फिर उन्हीं के मांस का यूज करके खुद को रीजनरेट कर रही है। ये बहुत ही ज्यादा घिनौना है। तभी बुट्रिस सही कहती है मैं तुम्हें दोबारा से खुद पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं दूंगी, तुम जल्दी ही मरने वाले हो। जिगितर बुट्रिस सॉन्ग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है। सॉन्ग कहने लगता है इससे फाइट करना बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ है, इनकी मदद से ये वापस से खुद को रिवाइव करती रहेगी। ये फाइट बिल्कुल बेकार है। मेरे लिए अच्छा होगा मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाऊं और फिर किसी और तरीके से इस पर अटैक करूं। जिगितर सॉन्ग पहले तो अपने ब्लेड को घुमाकर बुट्रिस के उस अटैक को बेकार करता है और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बुट्रिस कहती है कहीं भागने की कोशिश कर रहे हो, नहीं भाग पाओगे, मेरे सभी गुलामों इसके ऊपर अटैक करो। ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो सब के सब सॉन्ग के पास में आकर उसे बुरते से पकड़ लेते हैं। सॉन्ग अब अपने टेलीपोर्टेशन का भी यूज नहीं कर सकता। सॉन्ग सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं? ब्लाइंडनेस का मैं पहले यूज कर चुका हूँ, मैजिक गन भी यूज हो गई है, उसका मैं यूज नहीं कर सकता। सेफ रूम भी एक बार क्रिएट हो चुका है,
मुझे जल्दी से कुछ और सोचना होगा। तभी सोंग ऊपर की तरफ देखता है, एक लेजर बॉल तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। उसे देखते ही सोंग जोर से चल जाता है और उस ट्रैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। वो लेजर बॉल सीधे उन ज़ॉम्बीज के ऊपर ही गिरती है। सारे ज़ॉम्बीज नष्ट हो जाते हैं। ये देखकर सोंग कहने लगता है, क्या घटिया मॉन्स्टर है, इसे अपने ज़ॉम्बीज की परवाह नहीं है जिसे इसने खुद ने बनाया है। मुझे मारने के लिए ये अपने मॉन्स्टर को मरवा सकती है। इसी टाइम पर पीछे की साइड से एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपने हथौड़े से सोंग पर अटैक कर देता है। सोंग अपने ब्लेड से इस ट्रैक को ब्लॉक करता है। तभी बुटरेस सोंग से कहने लगती है, तुम्हारी वजह से मेरा काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, इन सभी को मैं दोबारा से बना लूंगी। इस तरह के कीड़े मुझे अक्सर मिलते रहते हैं। ये कहते हुए बुटरेस सोंग के ऊपर एक और अटैक कर देती है। इस अटैक को देखकर सोंग वापस से जोर से चल जाता है। तभी वो हमें रहते हुए देखता है, जिस जगह पर वो गिरने वाला है उसी जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स है। वो मुंह खोले उसके नीचे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखकर सोंग जल्दी से हवा में ही अपने टेलीपोर्टेशन का यूज कर देता है और कुछ मीटर दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। इतने सारे टैक्स को इतना कॉन्स्टेंटली यूज करने के कारण और इतने सारे टैक्स को ब्लॉक करने के कारण सोंग की हालत बहुत भीतर से खराब हो जाती है। बुटरेस कहने लगती है, क्या हुआ, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, क्या अब दोबारा से मुझ पर कोई सरप्राइज अटैक नहीं करोगे। बुटरेस इतना कह रही होती है तो यहाँ पे जितने भी डेमंस होते हैं, ज़ॉम्बीज, मॉन्स्टर, वो सब की सब सोंग की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। सोंग सभी को अपनी तरफ देखता है और सोचने लगता है, मैं क्या करूं, मेरे पास में करने के लिए कोई भी अटैक नहीं बचा है। मुझे जल्दी से कोई बग सोचना होगा जो कि इस जगह पर एग्जिस्ट करता हो। वही एक तरीका है एक साथ इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने का। इन मॉन्स्टर्स को मारे बिना मैं इस फाइट के अंदर बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। ये सोचते हुए सोंग उन सारे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ होता देखता है और अपना कोई प्लान बनाने लगता है। सोंग जल्दी से अपने मर्चेंट की क्रिएशन स्किल यूज करता है, जिससे उसके आसपास में काफी सारी क्रिस्टल की दीवारें बन जाती है। वो पूरा तरीके से एक शील्ड से कवर हो जाता है और सारे मॉन्स्टर सोंग से थोड़ा दूर हट जाते हैं। बुटरेस चिल्ला कहती है, कोई भी पीछे मत हटो, आगे बढ़ते रहो, अब चाहे तुम सबके सब मर जाओ, लेकिन ये लड़का जरूर से मरना चाहिए। ये सुनकर वो सारे मॉन्स्टर्स उन क्रिस्टल्स के होते हुए सोंग के ऊपर से अटैक करने लगते हैं। सोंग जल्दी से झरकर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर कर्सर स्लैश मारते हुए तो पीछे हटने लगता है। इस टाइम पर वो देखता है एक स्लैश वेव उसकी तरफ आ रही है। सोंग जल्दी से चलकर इसे भी डॉज करता है। ये देखकर बुटरेस कहने लगती है, ये लड़का बहुत ज्यादा तेज है, इसके ऊपर अब तक कितने अटैक कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी इसे कुछ भी नहीं हो रहा। बुटरेस इतना कह रही होती है तभी उसके सारे मॉन्स्टर्स सोंग की बनाई हुई उस क्रिस्टल की दीवार के ऊपर गिर जाते हैं। पूरी दीवार ढह जाती है और चारों तरफ धूल धूल छा जाती है। बुटरेस सोचने लगती है, मैं आगे बढ़कर इस लड़के पर अटैक करना चाहती हूँ, लेकिन एक दिक्कत है, अगर मैं ज्यादा आगे पहुंच गई और इस लड़के ने मुझे किसी ट्रैप के अंदर फंसा लिया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मुझे जितना हो सके उतना दूर से ही इस पर अटैक करना होगा। इस टाइम पर सोंग अपनी एक और क्रिएशन रेडी करता है। वो जल्दी से एक पिलर बना देता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। इस क्रिएशन में सोंग के काफी सारे रिसोर्सेज और काफी सारे मैजिक कॉइंस खर्च जाते हैं। ये देखकर सोंग कहने लगता है, मुझे इन रिसोर्सेज और मैजिक कॉइन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास में बहुत सारे हैं। अभी जरूरी है मैं जितना हो सके इन मॉन्स्टर से दूर रहूं और इसके अलावा मुझे कोई तरीका भी ढूंढना होगा ताकि मैं इस मॉन्स्टर बुटरेस को मार सकूं। ये सोचकर सोंग उस टावर के ऊपर से नीचे कूद जाता है और जल्दी से अपने ब्लाइंडनेस एक्टिवेट करता है। वहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे अंधे हो जाते हैं। सोंग उनके ऊपर तेजी से अटैक करना शुरू करता है और फिर बुटरेस से कहता है, क्या तुम वहीं पे खड़ी रहोगी? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी पावर है तो यहाँ आओ, मुझसे फाइट करो। तुम्हारे सारे गुलाम मेरे हाथों से मर रहे हैं और तुम ये सब ऐसे खड़े खड़े देख रही हो, इससे प्रूफ होता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। लेकिन तुम ये मत सोचो वहाँ पे खड़ी रहकर तुम बच जाओगी। एक बार जल्दी ही ये सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे पास में भी आऊंगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। सोंग की ये सारी बातें सुनकर बुटरेस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो किसी तरीके से खुद को रोक के रखती है। वो कहने लगती है, ये सब कुछ तुम्हारी चाल है, तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो ताकि मैं खुद से तुम पर अटैक करने के लिए आऊँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंसूंगी। एंड्रोल्ड, हीना, जल्दी से बाहर आओ, अब तुम्हारी बारी है। बुटरेस की आवाज सुनते ही वहाँ पर दो डीमंस और आ जाते हैं। बुटरेस आई कहती है, तुम दोनों कब ज्यादा ताकतवर हो, तुम दोनों मेरे सबसे ताकतवर डीमंस में से एक हो। इस टाइम पर मेरे हाथ में तुम सभी डीमंस की कमांड है, तुम सब वही करोगे जो कि मैं तुमसे करने के लिए कहूंगी। तुम्हारा अभी का काम है, जाओ जाकर इस लड़के पर अटैक करो और इसे मार दो। तुम दोनों की पावर पहले बहुत ज्यादा है, तुम चाहो तो इसे मार सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें और भी काफी सारी पावर्स दे रही हूँ। ये वो लाइफ एनर्जी है जो कि इन ह्यूमंस को मारकर मैंने इकट्ठा की है। इससे तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम दोनों साथ में मिलकर इस लड़के को बड़ी आसानी से मार पाओगे। कहते हुए बुटरेस उस सारी एनर्जी को उन दोनों के अंदर डालने लगती है। ये दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। बुटरेस ये सब कुछ कर रही है, सोंग को इस बारे में पता ही नहीं है। वो बस उन सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है जो कि उसके आसपास में है, लेकिन इस फाइट का कुछ भी नतीजा नहीं निकल रहा। वो जितनी तेजी से उन मॉन्स्टर्स को मार रहा है उतनी तेजी से मॉन्स्टर्स उस तरफ आते जा रहे हैं। मॉन्स्टर्स की बहुत बड़ी सेना है। सोंग ये सब सोचते हुए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, तभी एंड्रोल्ड उस जगह पहुंच जाता है और सोंग के ऊपर बहुत जोर से अटैक कर देता है। सोंग अपने ब्लेड से इस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी अटैक की पावर बहुत ज्यादा है। सोंग पूरी तरह से अटैक को रोक नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। फिर एंड्रोल्ड अपने दोनों हाथों से एक जोरदार मुक्का सोंग के सीने में मारता है। सोंग के आसपास में एक छोटी सी शील्ड एक्टिवेट हो जाती है जो कि सोंग के ब्लेड की वजह से है। इस शील्ड से टकराकर एंड्रोल्ड का हाथ वापस पीछे की तरफ हो जाता है और यही सोंग के लिए एक अच्छा मौका होता है।
सोंग जल्दी से भागकर पहले तो उस बीस्ट एंड्रॉइड से थोड़ा सा दूर हटता है और फिर एक साथ उसके दोनों हाथों पे 2 स्लैश मार देता है। एक के झटके में एंड्रॉइड के दोनों हाथ कट जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज्यादा सेकंड नहीं हटता। एक ही सेकंड के अंदर उसके हाथ वापस आ जाते हैं। जिसे कर सोंग बहुत चौंक जाता है। एंड्रॉइड सोंग के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है और सोंग घसीटता हुआ बहुत दूर तक आ जाता है। ये देखकर सोंग कहने लगता है, ये क्या हुआ, ये अचानक से अपने हाथों को रिजनरेट कैसे कर लिया। एक सेकंड लगा, मैंने 1 सेकंड पहले इसका हाथ काटा था और 1 सेकंड में इसका हाथ वापस भी आ गया। इस मोस्टर की रिजनरेशन पावर बहुत ही ज्यादा है। तभी एंड्रॉइड वापस से सोंग की तरफ भागने लगता है। सोंग उसे अपनी तरफ देखकर उसके ऊपर कई सारे स्लैशेस मारता है। ये सारे स्लैशेस एंड्रॉइड की बॉडी पर टकराते भी है, लेकिन इससे वो रुकता नहीं है, वो लगातार आगे बढ़ता जाता है। इस सब से सोंग काफी सारी स्क्रीन शो हो रही होती है जिसके ऊपर लिखा है कि इस मोस्टर के ऊपर कितना डैमेज पड़ रहा है, लेकिन कहीं पर भी इस मोस्टर का नाम और इस मोस्टर के अंदर क्या क्या पावर्स है ये पता नहीं चल रही। ये देखो सोंग कहने लगता है, ये सब कैसे हो रहा है, मेरे को इस मोस्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इस तरीके से तो इससे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, मुझे पता ही नहीं है इसके पास में क्या क्या पावर्स है। ये सोचते हुए सोंग पीछे की तरफ हट रहा होता है, तभी उसे फील होता है उसके पीछे की साइड में भी एक मॉन्स्टर है। उसे देखकर सोंग सोचने लगता है, ये क्या हुआ, ये मेरे पीछे कब आई, मेरे ब्लेड ने इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। ये सोचते हुए सोंग पीछे की तरफ देखता है, पीछे हीना होती है जो कि अपने ब्लेड से उस पर अटैक कर देती है। सोंग जल्दी से उस ब्लेड को पकड़ लेता है और फिर हीना को सामने की तरफ फेंक देता है और फिर 1 सेकंड के लिए जमीन बैठ जाता है और कहने लगता है, इन दोनों मॉन्स्टर्स की पावर बहुत ही ज्यादा है, ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तभी सोंग दिखता है जिस हाथ से उसने हीना के चक्कू को पकड़ा था उस हाथ के ऊपर पॉइजन फैल गया है। इस वजह से एचपी का लॉस काफी जल्दी से शुरू हो चुका है। ये देखकर बुट्टी से बहुत कुछ होने लगती है। वो कहती है, एंड्रॉइड, हीना बहुत अच्छे, तुम काफी अच्छी तरीके से इससे फाइट कर रही हो। हीना, तुमने जो इसके ऊपर अटैक किया था उससे ये पॉइजन हो गया है, अब जल्दी ये मर जाएगा, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए एंड्रॉइड तुम आगे बढ़ो और अभी के अभी इसके ऊपर अटैक करके इसे मार दो। एंड्रॉइड वैसे करता है, वो सोंग की तरफ बढ़ता है और सोंग के सर पर एक जोर से अटैक कर देता है। इस मुक्के को देखकर सोंग बहुत बिजी डर जाता है। तभी सोंग की किस्मत वापस चमकती है, एक प्लेयर इस जगह पहुंच जाता है और एंड्रॉइड के मुक्के को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है और हंसते हुए सोंग की तरफ देखकर उसे कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो, मदद आ गई है। इसी टाइम पर हीना इस प्लेयर के पीछे की साइड से इस पर अटैक कर देती है और उसे कहने लगती है, तुम हमारे रास्ते मत आओ कीड़े, अब तुम भी इसके साथ मरोगे। तभी हीना के पीछे भी एक और प्लेयर आ जाती है और उसकी पीठ में अपनी तलवार घुसाते हुए इसे कहने लगती है, यहाँ पर हम नहीं तुम मरने वाले हो मॉन्स्टर्स। इस तलवार के अटैक से हिना कुछ होता नहीं है। हिना जल्दी से खुद को हील कर लेती है और अपने चक्कू से पीछे वाली उस लड़की पे अटैक कर देती है। लड़की बड़ी सनी से अटैक कर डॉच कर लेती है। हिना कहती है, अब तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए हो, अब तुम दोनों भी यहीं पे मरने वाले हो, हम तुम्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर करेंगे, तब तक टॉर्चर करेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। इसी टाइम पर वहाँ पर जो मेन प्लेयर होता है वो जोर से अपनी तलवार घुमाता है। इसके साथ ही ये दोनों मॉन्स्टर्स इनसे थोड़ा दूर जाते हैं। फ्री प्लेयर आई कहता है, सब के सब एक साथ अटैक करो, यही सही मौका है। इस प्लेयर की ये बात सुनते ही यहाँ पर और भी काफी सारे प्लेयर आ जाते हैं। पूरा की पूरा एक गिल्ड यहाँ पे पहुंच चुका है और ये सब के सब यहाँ पहुंचते ही यहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इन इंसानों को देखकर मॉन्स्टर्स भी काफी रुक जाते हैं। वो कहने लगते हैं, ये क्या हो रहा है, इंसान यहाँ पर कैसे आए। इसी टाइम पर फाइट शुरू हो जाती है। फाइट करते हुए कुछ ह्यूमंस कहने लगते हैं, क्लेन ऑफ द टैंग यहाँ पर पहुंच चुका है, अब सारे मॉन्स्टर्स मर जाएंगे। ये सब देखकर सोंग के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आती है। वो खड़ा होता है और कहने लगता है, ये तो काफी शानदार हो गया, ह्यूमंस यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आ गए हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई मदद करने के लिए आ पाएगा, क्या कोई भी इस जगह तक पहुंच पाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लोग है कौन। यहाँ से हम आधे घंटे पहले से देखते हैं, अभी तक सोंग यहाँ पर नहीं पहुंचा है। ये सारे बंदे पहले से यहीं पे ही है और कुछ चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिड लीडर इस जगह जमीन को देखते हुए कहने लगता है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जरूर से कुछ इविल काम चल रहा है। ये सुनकर 5 जो लड़की होती है वो कहने लगती है, वाह कितनी बड़ी बात बताई तुमने, हमें इस बारे में पता ही नहीं था। ये जगह पूरी तरह से बंजर है, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी ह्यूमन यहाँ पर नहीं है। और इसके अलावा जी रिव्यू ने हमारे पास में एक मैसेज भेजा था कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, मॉन्स्टर्स इन्वेंशन इस जगह शुरू होने वाला है। इसके बावजूद भी हमें तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स है। इसी टाइम पर बाकी बंदे बोलने लगते हैं, अब हमें पता चल चुका है तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, ये जगह बहुत खतरनाक है, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। ये सुनकर गिल्ड लीडर इनके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उनसे कहता है, कितने अजीब सी बात कर रहे हो तुम सभी सब डरपोक हो, तुम्हें पता नहीं तुम किस गिल्ड से बिलोंग करते हो। इस गिल्ड का नाम है क्लैन ऑफ डी टैंग। तुम सबका इस तरह का बिहेवियर हमारे नाम को बहुत बुरी तरह डुबो रहा है। प्लेयर्स बोलते हैं, ये जगह काफी खतरनाक है, मॉन्स्टर्स यहाँ पर है, हमें बेकार में उनसे फाइट करने की क्या जरूरत है। और जी रिव्यू ने अपने गिल्ड के अंदर इन्वाइट किया था, हमें उसके गिल्ड के अंदर ज्वाइन हो जाना चाहिए। हम सबके सब ह्यूमंस हैं, हम सबके सब अलग अलग काम क्यों कर रहे हैं। गिल्ड लीडर बोलता है, मैं बिल्कुल भी उसके गिल्ड के अंदर ज्वाइन नहीं करूंगा। अगर हमने उनके गिल्ड के अंदर ज्वाइन कर लिया तो हमसे ऊपर हो जाएंगे और हम उनके नीचे होंगे, वो हमें कंट्रोल करेंगे, हमें ऑर्डर्स देंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हमारे अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, हम खुद को सबसे ताकतवर बना सकते हैं।
मॉन्स्टर्स का अटैक होने पर हम खुद उनका सामना कर सकते हैं, तो हमें किसी के भी ऑर्डर को मानने की क्या जरूरत है। तभी साथ लड़की बोलती है, मुझे कुछ फील हो रहा है, कोई इस तरफ आ रहा है। गिल्ड लीडर बोलता है, कौन है, इंसान या फिर कोई मॉन्स्टर। लड़की बोलती है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, वो बहुत दूर है, मुझे सेंस हुआ तो मैंने बता दिया। इसी टाइम पर सॉन्ग इस जगह पहुंचता है। उसे देखकर गिल्ड लीडर बोलने लगता है, ये तो एक इंसान है, हमें अभी इसके सामने नहीं जाना चाहिए, जल्दी से हमें छुपा दो, हम पहले इसके ऊपर नजर रखेंगे, देखते हैं ये यहाँ पर क्या करता है, उसके बाद में इसके सामने आएंगे। ये सुनकर ये लड़की अपनी एक स्किल यूज करती है जिसका नाम है शैडो रिलेम। इस स्किल के यूज करने के साथ ही यहाँ पर एक शील्ड से कुछ बन जाता है। इस स्किल की मदद से यहाँ पर एक बैरियर बन गया है जो कि सब लोगों को अपने अंदर रख सकता है। जो भी लोग इस बैरियर के अंदर होंगे, बाहर वाले लोग उन्हें देख नहीं पाएंगे। इसी वजह से सॉन्ग इन्हें देख नहीं पा रहा है। तभी सॉन्ग जो कि इस बैरियर के बाहर की साइड है वो कहने लगता है, ये जगह तो बिल्कुल बेकार है, यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मैंने इस पूरे एरिया को स्कैन कर लिया है, कोई मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं है। इसी टाइम पर बेट्रिस इस जगह पहुंच जाती है, जिसके साथ ही सॉन्ग और इस मॉन्स्टर के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है, जिसे अंदर की साइड से गिल्ड लीडर और बाकी सारे प्लेयर्स बुरी से एंजॉय कर रहे होते हैं। इस फाइट को देखकर ये लड़की कहती है, ये लड़का जो कि इस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है ये काफी ताकतवर है, अगर फाइट इसी तरह चलती रहती है तो ये लड़का कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस मॉन्स्टर को हरा देगा। तभी वो टाइम आता है जब बुट्रिस, हीना और एमरोल्ड को इस जगह बुलाती है और उसे सॉन्ग पर अटैक करने के लिए भेजती है। ये देखकर गिल्ड लीडर बोलने लगता है, अब तो सब कुछ बदल चुका है, अब अगर फाइट ऐसी चलती रही तो ये लड़का मर जाएगा। लड़की बोलती है, तो तुम क्या करने की सोच रहे हो, क्या तुम्हें ये लग रहा है हम आगे बढ़कर इन पर अटैक करेंगे, ये मॉन्स्टर्स बहुत ताकतवर है और बेकार में हमें पंगा लेने की जरूरत नहीं है, वो लड़का वैसे भी हमारे गिल्ड का नहीं है, मर भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। गिल्ड लीडर बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लड़का हमारे गिल्ड का है, इस पूरे वर्थ के अंदर जितने भी ह्यूमंस है वो सब के सब हमारे गिल्ड के हैं, तभी ह्यूमंस हमारे लोग हैं, ये मॉन्स्टर्स है जो कि पराये हैं, इनके ऊपर अटैक करना होगा, हम किसी मॉन्स्टर को किसी भी इंसान को मारने नहीं देंगे। ये कहते हुए गिल्ड लीडर उस बैरियर से बाहर की साइड में कूद जाता है। लड़की और बाकी प्लेयर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है। इस वजह से अब बाकी प्लेयर्स के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें उस बैरियर को पूरी तरह से हटाना पड़ता है और वो सबके सब उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लीडर खुद आगे बढ़कर इस मॉन्स्टर एम्प्रेस से फाइट करता है। एम्प्रेस कहता है, तो तुम भी आ गए यहाँ पर मरने के लिए। गिल्ड लीडर कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ पर तुम लोग मरने वाले हो। ये कहते हुए गिल्ड लीडर अपने पावर को अनलॉक करता है, उसके साथ करने के साथ ही वहाँ पर बहुत तेज लाइट चमकती है और एक गॉड समन हो जाता है। इस गिल्ड लीडर के पास में जीरुई की तरह ही गॉड की पावर है, जैसे जीरुई के पास में ओडिन की पावर थी वैसे ही इसके पास में है हरक्यूलिस की पावर। ये देखकर सॉन्ग सोचने लगता है, ये तो काफी शानदार है, इसके पास में गॉड की पावर है, जेनिस का मतलब इसके पास में भी जरूर से कोई ना कोई गोल्डन रोल है। इसी टाइम पर वो गिल्ड लीडर बोलता है, चलो अब जल्दी से फाइट शुरू करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ असली स्ट्रेंथ क्या होती है। ये कहते हुए गिल्ड लीडर अपनी तलवार को पकड़कर जोर से एम्प्रेस की तरफ भागता है और उसके पास पहुंचकर अपनी ब्लेड से उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। ये अटैक पड़ते ही एम्प्रेस जोर से हवा में उछल जाता है। इसके साथ ही गिल्ड लीडर भी जोर से हवा में उछलता है और हवा में ही एम्प्रेस के ऊपर एक और जोर से अटैक करता है और पूरी तेजी से उसे जीवन पर पटक देता है और फिर उसे कहने लगता है, मुझे तुम मॉन्स्टर से हमेशा एक चीज की चिढ़ रहती है कि तुम हमेशा अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेते हो, तुम्हें मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक चीज है जिसमें ह्यूमंस तुमसे आगे हैं, हमारी स्ट्रेंथ तुमसे कहीं ज्यादा होती है और हम हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ती रहती है। इसी टाइम पर दूसरी मॉन्स्टर जिसका नाम हीना है वो अपने पार्टनर एंड्रोइड की हालत देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है। इसी टाइम पर ये लड़की हीना को रोक देती है और उसे कहने लगती है, कहाँ जा रही हो, तुम्हारे लिए मैं हूं ना। ये कहते हुए लड़की हीना की आंखों के ऊपर एक जोर से अटैक करती है और उसे कुछ सेकंड के अंधा कर देती है। इसके बाद में हीना के ऊपर और भी तेज से अटैक होते हैं। लड़की उसके ऊपर एक ही बार में कई सारे अटैक कर देती है, जिसके साथ ही हीना का भी खेल खत्म हो जाता है। ये देखकर सॉन्ग कहने लगता है, ये बंदे तो काफी ज्यादा ताकतवर है, इनके पास में काफी अच्छी स्किल्स है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अभी तक इनके क्लेम के बारे में क्यों नहीं पता चला। इनकी पावर के हिसाब से तो इनकी गिल्ड की खबरें चारों तरफ फैल जानी चाहिए थी। तभी गिल्ड लीडर सॉन्ग से कहने लगता है, ए बच्चे, क्या तुम फाइट कर सकते हो और क्या तुम वही हो जिसे जी रुयू ने भेजा है इस जगह के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए। सॉन्ग कहता है, हाँ मैं वही हूँ, मैं जीरो गिल्ड का एक मेंबर हूँ, मेरा नाम है सॉन्गैन, अब क्या तुम अपने बारे में कुछ बताओगे। क्लेन लीडर कहता है, मेरा नाम है लुडेंग और मैं डुटेंग गिल्ड का लीडर हूँ। तुमने शायद से मेरा या फिर मेरे क्लेन का नाम आज तक ही नहीं सुना होगा, क्योंकि हम थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं, हम बिल्कुल भी अपने क्लेन को फेमस बनाने की कोशिश नहीं करते। यही कारण है कि हमारे गिल्ड के अंदर अभी तक केवल 16 लोग ही हैं, लेकिन इन सब की पावर ही बहुत ज्यादा है। सॉन्ग कहता है, मैंने थोड़ा बहुत सुना है इस जगह पर एक कॉलेज था जिसका नाम था डाटेंग, क्या उससे तुम्हारा कोई रिलेशन है। लुडेंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम सब के सब डाटेंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। सब कुछ बदलने के बाद में हम सब के सब एक साथ में ही थे, इसलिए हमने साथ में मिलकर ही एक गिल्ड बनाया। सॉन्ग कहता है, यानी कि तुम सब केवल स्टूडेंट्स हो, तुम सब तो बच्चे हो। लुडेंग कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टूडेंट समझ के हमें कम मत समझो, हम सब के सब यंग है, हमारे क्लेन के अंदर जितने भी प्लेयर्स है वो सब के सब काफी ज्यादा ताकतवर है, तुम इनमें से किसी की पावर को कम नहीं समझ सकते।
हमारे क्लिनिक का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस वर्ल्ड के अंदर जितना हो सके उतना ज्यादा फेमस हो सके या फिर जमीनों या फिर रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करें। हमारा केवल एक ही मकसद है, हम सबके सब साथ में रहे, जितना लंबा हो सके उतना लंबा जी सके और किसी तरीके से इस गेम कंप्लीट करके सब कुछ वापस से नॉर्मल करें। सॉन्ग कहता है हम सब भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। हम सब क्या, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं वो सबके सब बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं, सबके सब वापस नॉर्मल करना चाहते हैं। लुडेंग कहता है लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत हो चुकी है, यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया हमारे गिल्ड के अंदर ज्यादा प्लेयर्स नहीं है तो हमारी पावर काफी ज्यादा कम है। अभी तो हम ये फाइट कर पा रहे हैं लेकिन फाइट अगर ज्यादा लंबी होती है तो हम हारने लगेंगे। क्या तुम्हारे पास में कोई प्लान है? सॉन्ग कहता है यकीन मानो मेरे पास में एक बहुत ही शानदार प्लान है। यहाँ पे ये जितने मॉन्स्टर्स है ये सारे बिल्कुल बेकार है। अगर हमें मेन मॉन्स्टर यानी इस बॉस को हराना है तो पूरा ध्यान उसी पे लगाना होगा। अगर बॉस मर गया तो इन सभी को मारना भी काफी आसान हो जाएगा। जिकितो सॉन्ग अपने पास से उस स्पेशल इक्विपमेंट बाहर निकालता है जो कि उसे स्यूफी ने दिया था। फिर सॉन्ग सभी बंदों को अपना प्लान बता देता है। सभी बंदे काफी तेजी से अपने प्लान को फॉलो करते हुए उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। इसी टाइम पर सॉन्ग आगे बढ़कर अपना पूरा अटैक मेन मॉन्स्टर बुट्रिस के ऊपर करता है। वो उसके पीछे बढ़ जाता है। बुट्रिस सॉन्ग को अपनी तरह दिखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहने लगती है ये सब तो काफी ताकतवर है, पहले तो केवल एक ही था, उसको हम संभाल पा रहे थे लेकिन अब काफी सारे बंदे आ गए हैं, इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा मैं जल्दी से ऐसे भाग जाऊं। ये सोचकर बुट्रिस से भागने लगती है। तभी सामने की तरफ से लुडांग आ जाता है और कहने लगता है कहीं भाग रही हो, भागने टाइम खत्म हो चुका है। ये कहते हुए लुडांग बुट्रिस के ऊपर एक जोर से मुक्का मार देता है। इसी टाइम पर ये लड़की भी बुट्रिस के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करती है। इस लड़की का ये स्वॉर्ड अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसके बढ़ते ही वो बुट्रिस काफी ज्यादा अंधी हो जाती है। उसकी आई साइट बहुत ज्यादा वीक हो गई है। इसके अलावा उसकी बॉडी के ऊपर भी काफी ज्यादा स्क्रैचेस आए हैं। ये सब होने के बाद में बुट्रिस जल्दी से खुद को हील करने की कोशिश करती है। लुडांग कहता है सॉन्ग जल्दी करो, ये बहुत ही जल्दी खुद को हील करने वाली है, तुम्हें अभी कुछ करना होगा। ये सुनते सॉन्ग जल्दी से अपने इक्विपमेंट को रेडी करता है, जिसके साथ ही उस जगह पर काफी सारी मेज दिखाई देने लगती है। इसी टाइम पर बुट्रिस अपनी आंख खुलती है, उस ऑफिस से कुछ दिखाई देने लगा है। वो देखती है उसके आसपास का एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन बाहर निकल नहीं पाती। सॉन्ग कहता है तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती हो, ये मेरी जगह है, अब तुम मरने वाली हो। इसी तरीके से ये बाजी सॉन्ग के हाथ में आती है और सॉन्ग के हाथ में से तुरंत छिन जाती है। एकदम एंड टाइम पर एक शेडो पैंथर सॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है और सॉन्ग के हाथ में से उस इक्विपमेंट को छुड़ा देता है। इस शेडो पैंथर को देखकर सॉन्ग कहने लगता है ये शेडो पैंथर यहाँ पे कैसे आए, मैं इन्हें जानता हूँ, ये तो सैक्यू के हैं। इसी टाइम पर एक दूसरा पैंथर लुडांग के ऊपर अटैक कर देता है। लुडांग जल्दी से चलकर अटैक डॉज करने लगता है और फिर कहता है ये पैंथर यहाँ पर कैसे आए, ये किसके हैं, किसने अजीब सा अटैक किया है। तो जल्दी से देखो ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसी टाइम पर तीसरी जगह इस लड़की के ऊपर भी मोरलॉक अटैक कर देती है। इस फाइट की बाजी वापस से पूरी तरह से मोस्टर्स के हाथ में आ चुकी है। मोरलॉक का अटैक इस लड़की के ऊपर बहुत तेज पड़ता है। लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है। ये देखो लुडांग कहने लगता है शीएन क्या तुम ठीक हो। इसी टाइम में मोरलॉक शीएन को उसी गर्दन से पकड़ लेती है, उसे हवा में लटका देती है और कहने लगती है मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मेरा नाम है मोरलॉक और मैं 8th डीमन में से एक हूँ। ये सुनकर ही तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा तो लग ही चुका होगा। इसे देखकर सॉन्ग सोचने लगता है एक और ताकतवर डीमन इस जगह पर आ चुकी है, अब फाइट और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसी समय हम चौथी जगह पर देखते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर्स की फाइट इन बाकी के गिल्ड मेंबर्स चल रही है और गिल्ड मेंबर बहुत बुरी तरह से इस फाइट की तरह हार रहे हैं। मॉन्स्टर्स काफी तेजी से इन बंदों पर अटैक करते जा रहे हैं क्योंकि नंबर से बहुत ज्यादा है। ये 14 बंदे इतने सारे मॉन्स्टर्स संभाल नहीं पा रहे। तभी लुडांग अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता। वो जब शीनान की इस हालत को देखता है वो अपनी सारी स्ट्रेंथ एक्टिवेट करके मोरलॉक पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके पास में जाकर एक जोर से मुक्का मारता है। मोरलॉक अपने वेपन से इस अटैक को ब्लॉक करती है। इस अटैक के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, सारी जमीन कांपने लगती है लेकिन इससे मोरलॉक की कुछ भी नहीं होता। वो कहती है तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा शानदार है, एक बार मैं इस लड़की की पावर को अब्सॉर्ब कर लूं उसके बाद में तुम भी मेरे खाने के मेन्यू के अंदर ऐड हो जाओगे। ये कहते मोरलॉक शीएन के गले को उड़ती दबाने लगती है। लुडांग कहता है प्लीज उसे जाने दो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। मोरलॉक सीधे कुछ जवाब नहीं देती। वो बुटाइस की दिखने लगती है और फिर कहती है बुटाइस यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम इन इंसानों से हार रही हो, ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। वो तो सही टाइम पर मैं यहाँ पर आ गई, वरना तुम तो इनके हाथों मारी जाती और मॉन्स्टर्स के नाम को पूरी तरह से डुबो देती। बुटाइस कहती है तुम अपने काम से काम रखो, अगर तुम मदद करने नहीं भी आती तो भी मैंने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया था। कुछ देर के लिए ये मुझ पर हावी हो गए थे लेकिन मैं सब कुछ संभाल लेती, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मोरलॉक कहती है और मैं तुम्हें बचाने के लिए आई भी नहीं हूँ, मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। इन लोगों ने उनके आराम को काफी बुरी तरह से खराब कर दिया है, इनका शोर वहां तक पहुंच गया है, इसलिए मैंने सजा देने आई हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। सजा के रूप में इन सभी को एक चीज मिलेगी, मौत। ये कहते मोरलॉक शीएन के गले को और भी तेज दबाने लगती है। शीएन एकदम मरने वाली होती है। लुडांग आखिरी बार चिल्ला कहता है प्लीज ऐसा मत करो। इसी टाइम पर एक मिरेकल होता है। सॉन्ग शीएन को लेकर वहां चला जाता है। उसने यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन स्किल यूज की है एक बग के साथ में। ये देखकर मोरलॉक भी काफी चौंक जाती है। वो देखने लगती है उसके हाथ में से शीएन एकदम से गायब हो गई है। सॉन्ग कहने लगता है मुझे पता था इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है, इसलिए मैंने एक बग बचा के रखा था। इस बग का नाम है गेम नॉट ओवर।
मोरलो कहने लगती है, यह भी हुआ क्या, मैंने उस लड़की की गर्दन को एकदम तोड़ ही दिया था। बिल्कुल एंड टाइम पर वो भाग कहाँ गई। इसी टाइम पर लुडांग भाग के सोंग के पास में आता है। सोंग के हाथ में शियन है। वो उसके पास में ही कहने लगता है, क्या शियन ठीक है, वो सांस ले पा रही है। सोंग कहता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बॉडी के ऊपर अभी थोड़ा डैमेज हुआ है, एचपी भी बहुत बुरी तरह से कम हो गई है, लेकिन ये काफी जल्दी रिकवर भी हो जाएगी। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये हुई है, अगले 10 मिनट तक इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। लुडांग कहता है, ये तुमने कैसे किया, यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम किस इक्विपमेंट का यूज कर रहे हो। सोंग कहता है, ये मेरा सबसे ताकतवर इक्विपमेंट है, इसका नाम है बग। इस गेम के अंदर एक स्पेशल सेटिंग है, जब एक प्लेयर एक ही बारी में अपने से ताकतवर 3 प्लेयर का सामना करता है या फिर उसके सामने 3 ऐसे ताकतवर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिन सभी का लेवल उस एक प्लेयर से ज्यादा है और वो तीनों मॉन्स्टर साथ मिलकर उस एक प्लेयर को मार देते हैं। लेकिन इस फाइट के अंदर ये एक प्लेयर उन तीनों के ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं डाल पाता, तो इसे पूरी तरह से एक वन साइड फाइट किया जाता है। 3 प्लेयर से मिलकर एक प्लेयर को मारा है, इसलिए इस गेम के अंदर इस फाइट को ब्रूटल फाइट कहते हैं। ऐसी सिचुएशन आने पर उस प्लेयर जो कि अभी भी मरा है उसको एक दूसरा मौका दिया जाता है, उसकी बॉडी की एचपी रिकवर होने लगती है। अगले 10 मिनट तक वो पूरी तरह से इनविटेबल हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो इस हालत में नहीं होता कि खुद आगे बढ़कर उन तीनों पर अटैक कर सके, इसलिए गेम खुद ही उन तीनों ब्रूटल प्लेयर्स को अपनी तरफ से कुछ सजा देता है। सोंग के इतना कहने के साथ ही मोरलो के ऊपर एक छोटा सा इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी एचपी थोड़ी कम हो जाती है। सोंग ये कहता है, इस बग को मैं अपने खुद के लिए एक्टिवेट कर रहा था। जब ये मॉन्स्टर्स मुझ पर अटैक कर रहे थे तब मैं काउंट कर रहा था कि 3 मॉन्स्टर्स मुझ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करे और मैं उनके ऊपर कोई अटैक ना कर पाऊं। लेकिन ये नंबर पूरा होने से पहले तुम लोग बीच में आ गए और तुमने उन मॉन्स्टर्स के साथ में फाइट शुरू कर दी। इसी वजह से मुझे इस बग को इस अलग तरीके से यूज करना पड़ा। ये सब कुछ सुनने के बाद में मोरलो सोचने लगती है, मुझे अब समझ में आ रहा है इंसानों के अंदर कुछ तो बात है, इनके अंदर ताकत ज्यादा नहीं है लेकिन ये दिमाग से थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। यहाँ पर इनके पास में काफी सारी ट्रिक्स है जिनका यूज ये हमारे खिलाफ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं हरा सकते हैं। कुछ पॉइंट ज्यादा होने से ये हमसे आगे नहीं निकल सकते। बुटाइज, तुम इस बारे में क्या कहती हो? तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये हालत तुम्हारी इन ह्यूमंस ने की है। इन ह्यूमंस के अंदर जरूर से कुछ तो बात है। इसका मतलब ये बात तो पक्का है, तुम अकेली इन ह्यूमंस को नहीं मार सकती। और अगर इस बारे में मास्टर को पता चल गया कि तुम्हारे हाथों से ये ह्यूमंस बच गए हैं तो वो तुम्हें एक बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे। इसमें मेरा तो फायदा है लेकिन मिशन को थोड़ा नुकसान होगा। तो कैसा रहेगा हम साथ मिलकर इन सारे ह्यूमंस पर अटैक करें और इनमें से किसी को भी यहाँ से जाने ना दें। मोरलो का ये आइडिया बुटाइस को काफी ठीक लगता है। वो जल्दी से काफी सारे लेजर बॉल्स बना लेती है और कहने लगती है, चलो शुरू करते हैं। ये देखकर लुडांग काफी डर जाता है। वो कहने लगता है, ये तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। शियन अभी भी बहुत बुरी तरह से घायल है, वो कोई बैरियर नहीं बना सकती। इसके अलावा मेरी गॉड पावर भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो केवल लिमिटेड टाइम के लिए थी। और मेरे गिल्ड के सारे मेंबर्स बाकी के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, वो भी ज्यादा लंबे टाइम तक वहाँ पे फाइट नहीं कर पाएंगे। सोंग, तुम ही कुछ बताओ, हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों डीमन गॉड से हम एक साथ कैसे फाइट करेंगे? सोंग कहता है, तो फिर हम फाइट नहीं करेंगे, हम यहाँ से भाग लेते हैं। वैसे भी मैं यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए नहीं, केवल कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आया था और वो थोड़ी बहुत तो मुझे मिल ही चुकी है। यहाँ पर मेरा जिंदा बचना ज्यादा जरूरी है। लुडांग कहता है, तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, क्या तुम्हें लगता है ये दोनों डीमन गॉड्स हमें ऐसे ही यहाँ से जाने देंगे? सोंग कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास में इसके लिए भी काफी सारी ट्रिक्स है। एपिसोड शेड्यूल दिखते हैं। सोंग, लुडांग और शियन एक बैटलफील्ड के अंदर है। शियन का बहुत बुरी तरह से खराब है। लुडांग ने उसे गोद में उठा रखा है। इनके सामने की तरफ है 2 डीमन गॉड्स, एक का नाम है मॉर्लॉक और दूसरे का बुटाइस। ये दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर है और इन दोनों के पास में बहुत ही शानदार रीजनरेशन की पावर है। इन्हें देखकर सोंग लुडांग से कहता है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, जहाँ पर हम फाइट नहीं कर सकते, ये मॉन्स्टर्स बहुत ताकतवर है। लुडांग कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? ये मॉन्स्टर्स हमें ऐसे यहाँ से भागने देंगे? मेरे गिल्ड के सारे मेंबर्स वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे हैं, वो भी ज्यादा लंबे टाइम तक वहाँ पे फाइट नहीं कर पाएंगे, हमें वहाँ पर भी सबको संभालना है। सोंग कहता है, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ पे फाइट मैं संभालता हूँ, तुम वहाँ जाओ, अपने गिल्ड की मदद करो और फिर वहाँ से भाग जाना। तुम्हारा सबसे पहले काम होगा माउंटेन से नीचे उतरकर जितना हो सके उतने जगह से दूर जाओ। मैं तब तक इन दोनों डीमन गॉड्स को यहीं पर रोक के रखता हूँ। लुडांग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? मैंने देखा था तुम किस तरह से फाइट कर रहे थे, तुमसे एक नहीं संभल रही थी, तुम इन दोनों से कैसे फाइट करोगे? सोंग कहता है, मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है, मैंने कह दिया है, अब तुम बस मेरी बात को मान लो। तुम माउंटेन से नीचे उतरो, अगले 5 मिनट के अंदर मैं भी तुमसे वहीं मिलूंगा। ये कहते सोंग उन दोनों डीमन गॉड से फाइट करने आगे बढ़ जाता है। लुडांग कहता है, एक बार अपना प्लान तो बताओ, मुझे बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सोंग की तरफ से कुछ जवाब नहीं आता। लुडांग कहने लगता है मेरे पास में अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। इस लड़के पे भरोसा करने के अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। ये कहने के बाद में लुडांग शियन को लेकर वहाँ से भागने लगता है और सोंग की इन दोनों डीमन गॉड से एक बहुत खतरनाक तरीके से फाइट शुरू हो जाती है। बुटाइस कहती है, तुम्हें तो बहुत हिम्मत है, अकेले हम दोनों से फाइट करने वाले हो। ये कहते हुए बुटाइस सोंग के ऊपर एक जोर से अटैक करती है, जिसे सोंग बड़े सेंस से डॉज कर लेता है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्ला कहती है, क्या कर रहे हो तुम? मेरे अटैक से क्या हो गया है? मेरा कोई भी अटैक तुम पे हिट क्यों नहीं करता? मेरे सोल्जर्स जल्दी से इस लड़के पे अटैक करो, ये भी कभी मरना चाहिए। बुटाइस की बात सुनकर 3 मॉन्स्टर्स
तेजी से सोंग पर अटैक कर देते हैं। सोंग हंसते हुए कहने लगता है, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। ये कहते सोंग उन तीनों मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी तेजी से कैसे स्लैशेस मार देता है, जिसके साथ ही ये तीनों मॉन्स्टर्स कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि सोंग का ध्यान भटक चुका है, सोंग के पीछे की साइड से एक शेडो बैट सोंग की तरफ बढ़ता है और सोंग के एकदम पास से पहुंचने के बाद में मोरलॉक स्विच टेक्निक का यूज करती है और उस बैट की जगह पहुंच जाती है और कहने लगती है, इंसानों की ये स्किल काफी ज्यादा शानदार है लड़के, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी एक साथी की स्किल यूज करके मैं तुम्हें मारूंगी। ये कहते हुए मोरलॉक सोंग के ऊपर एक बहुत जोर से अटैक कर देती है। ये अटैक सोंग के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से हिट होता है, लेकिन अब क्योंकि अटैक हिट हो चुका है, सोंग बिल्कुल भी अब बचने की कोशिश नहीं करता। वो अपना पूरा ध्यान अपने अटैक पे लगाता है। वो अपने ब्लेड से मोरलॉक के कंधे पर एक जोर से हिट कर देता है और ये करते हुए अपनी सबसे लेटेस्ट स्किल यानी वो सोल वाली स्किल का यूज करता है, जो कि उसे एस रैंक की डंजन के अंदर मिली थी। इस अटैक को देखकर मोरलॉक कहने लगती है, कितने बेवकूफ हो तुम, एक डीमन के ऊपर ऐसे सोल अटैक कर रहे हो। जी कहते हुए मोरलॉक पीछे तक कूद जाती है। मोरलॉक का ये घाव काफी तेजी से ठीक होने लगता है, लेकिन तभी उसके माइंड के अंदर एक बहुत तेज आवाज गूंजने लगती है। वो सर पकड़े जोर चलाने लगती है, ए लड़के तूने मेरे साथ में क्या किया, मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है, किस तरह की आवाज है ये, शांत कर इसे। सोंग कहता है, ये मेरा एक स्पेशल अटैक है और ये वो आखिरी आवाज है जो कि तुम सुन पा रही हो, जल्दी से सुन लो, अब तुम मरने वाली हो। मोरलॉक कहती है, नहीं इतनी जल्दी नहीं, जहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स है वो सारे के सारे इस लड़के के ऊपर अटैक करो, सबको छोड़ दो, ये लड़का मरना चाहिए। ये सुनकर वो सारे मॉन्स्टर्स जो कि अभी तक इन गिल्ड मेंबर से फाइट कर रहे थे, वो सारे सोंग के ऊपर फोकस कर लेते हैं। सोंग तो खुद भी यही चाहता था कि सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ ही ध्यान दे, इसलिए सोंग उनसे फाइट करना शुरू कर देता है। वो सीधे जाकर उन मॉन्स्टर्स के बीच में जाकर कूद जाता है। इसी टाइम पर लुडांग और उसके सारे साथियों को मौका मिल जाता है वहां से भागने का। लुडांग भागते हुए कहता है, सोंग मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहे और तुम्हें इस तरह से इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़कर यहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे पास में एक शानदार सा प्लान है, तुम हमसे दोबारा से मिलोगे। इसी टाइम पर सोंग उन सारे मॉन्स्टर्स से कहने लगता है, मैं लगभग इसी का इंतजार कर रहा था कि तुम सबके सब डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक करो, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। जी कहते सोंग अपने एस रैंक की ब्लेड को एक्टिवेट करने लगता है। सोंग की बॉडी के अंदर से बहुत सारी वेव्स निकलने लगती है। इन वेव्स की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उन मॉन्स्टर्स के ऊपर एक बहुत खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है, वो मरने लगते हैं। सोंग को स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा है, डैमेज इतना ज्यादा है कि शो भी नहीं हो पा रहा, डैमेज एरर हुआ है, तुम्हारी पावर कैलकुलेशन से भी बहुत ज्यादा है। ये देखकर बुटाइस कहने लगती है, ये क्या हो रहा है, ये लड़का बिल्कुल भी डर क्यों नहीं रहा, यहाँ पर हम इतने सारे मॉन्स्टर्स है, इसके बावजूद भी ये लगातार हमसे फाइट करता जा रहा है। कोई और नॉर्मल प्लेयर होता तो कब का हार मान जाता। ये कहते हुए बुटाइस सोंग के ऊपर एक और खतरनाक सा अटैक कर देती है। वो उसके ऊपर एक बड़ा सा लेजर बॉल फेंक के मारती है, जो कि बिल्कुल सही तरीके से सोंग के ऊपर आके पड़ता है। इसी टाइम पर मोरलॉक कहती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कितने मॉन्स्टर्स मरते हैं, लेकिन सबके सब लगातार इसके ऊपर ऐसे अटैक करते रहो, अटैक बिल्कुल भी रुकने नहीं चाहिए और उसके सारे अटैक्स को अपने बॉडी के ऊपर लेते रहो, क्योंकि तुम मर भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम वापस से खुद को रिजनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर ये लड़का जिंदा बच गया तो हमारी बहुत इंसल्ट होगी, धीरे धीरे इसकी माना पावर खत्म होती जा रही है, ये फिर हम पर कोई अटैक नहीं कर पाएगा, इसके थकने के बाद में हम इसे चींटी की तरह मसल देंगे। तभी एकदम से मोरलॉक का हौसला चौंक जाती है। सोंग के ऊपर जो लेजर बॉल फेंका गया था उसकी सारी एनर्जी को सोंग अपने ब्लेड के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर हंसते हुए मोरलॉक से कहने लगता है, शायद तुम्हें एक बात नहीं पता, मेरे पास में जो ब्लेड है इसका नाम है डीमन ब्लेड। इसकी खासियत यही है कि डीमंस के ऊपर इसका बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट होता है और अब तुम्हारे इतने खतरनाक अटैक के बाद में मेरे इस ब्लेड की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर अब मैंने तुम्हारे ऊपर एक भी हिट कर दिया तो तुम तुरंत मर जाओगी, मैंने कहा था तुम मरने वाली हो तो अब तुम मरोगी। ये सुनकर मोरलॉक को बहुत डर लगता है, उसे सोंग की बातें सच लगने लगती है। वो वहां से भागना शुरू कर देती है और सोचने लगती है, मुझे किसी तरीके से यहाँ से भागना होगा, मैं इसका एक भी हिट अपनी बॉडी के ऊपर नहीं ले सकती हूँ। अगर ये लड़का सच कह रहा है तो ये एक हिट के अंदर मुझे मार सकता है। सोंग कहता है, वैसे मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, मेरे इस बोन ब्लेड के अंदर एक और पावर है, मैंने इससे तुम्हें टारगेट कर दिया है, अब तुम मुझसे कितनी भी दूर भाग लो मेरा अटैक तुम पर पड़ के ही रहेगा। ये सुनकर मोरलॉक वही रुक जाती है। वो कहने लगती है, तुम्हारे पास में ये पावर भी है। सोंग कहता है, नहीं नहीं इतना ही नहीं, अभी तो और भी है, मैंने तुम्हारे ऊपर मेरा सोल वाला अटैक किया था, वो अटैक तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सीधे से हिट हुआ था, उसकी वजह से अब मैं तुम्हारे ऊपर जितने भी हिट करूंगा वो सारे तुम्हारे सोल के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेंगे। यानी तुम ये समझ सकती हो मेरे इस ब्लेड के कारण तुम्हारे ऊपर 10 गुना इम्पैक्ट होगा और उस सोल स्किल के कारण इम्पैक्ट 5 गुना और बढ़ जाएगा। बस वो 5 गुना वाला इम्पैक्ट तुम्हारे सोल के ऊपर होगा। तुम्हारी बॉडी तो रिजनरेट हो सकती है, लेकिन सोल का क्या करोगी? सोल तो तुम्हारे पास में भी एक ही है और वो नष्ट होने वाली है। क्या तुम्हें लगता है तुम इस अटैक से किस तरह सर्वाइव कर सकती हो? जिकिते सोंग अटैक करने के लिए पूरा रेडी हो जाता है। मोरलॉक कहती है, नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हें जान दे रही हूँ, मुझे जाने दो। जिकिते मोरलॉक वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी सोंग का अटैक पूरी तेजी से उसके ऊपर पड़ जाता है। मोरलॉक जोर से चिल्लाने लगती है, वो चिल्लाते हुए कहती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरी बॉडी के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये दर्द बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बॉडी की हर एक सेल पूरी तरह से नष्ट हो रही है, मैं अपने आप को रिजनरेट नहीं कर पा रही हूँ, ये क्या हो रहा है? इस टाइम पर मोरलॉक को अपने अटैक के साइड में एक बड़ा सा स्कल दिखाई देता है जो कि सीधा आकर उसे खा जाता है।
इसके साथ ही उसकी पूरी बॉडी वेपराइज हो जाती है। इसके बाद में सोंग जमीन में बैठ जाता है और कहने लगता है, इस अटैक के अंदर मैंने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी है, अब एनर्जी लगभग खत्म होने वाली है। अब अगर इस अटैक के बावजूद भी ये मॉन्स्टर जिंदा बच जाती है तब तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। सोंग की इस तरह के अटैक को देखकर बुटाइस बहुत भीतर डर जाती है। वो कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मॉर्लॉक मर गई, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। किसी भी डिमन गॉड का किसी इंसान के हाथों से मरना ये बहुत ज्यादा शर्मनाक होता है। ये बिल्कुल नामुमकिन जैसा है कि 8 मेन डिमन गॉड्स में से एक को कोई इंसान मार दे। मुझे इसका बदला लेना होगा, ये लड़का अब नहीं बचेगा, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मॉर्लॉक उठो, मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। एक ह्यूमन के हाथों मरने पर वो तुम्हें एक बड़ी पनिशमेंट दे सकते हैं, तुम्हें उठना होगा। सोंग कहता है, अब तुम्हें समझ में आ रहा है जब अपने साथी मरते हैं तब कितना ज्यादा बुरा लगता है, और सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब तुम उसके साथ में खड़े हो और तुम उसे बचा ना पाओ। सेम ऐसी फीलिंग हम ह्यूमंस के अंदर भी आती है। बुटाइस कहती है, बिल्कुल चुप रहो, तुम अभी भी इस काबिल नहीं हुए हो कि मेरे से बात कर सको। मैं एक डिमन गॉड हूँ और तुम एक बेकार से इंसान हो। तुम्हारी लाइफ कुछ ही टाइम की है, डिमंस जल्दी ही तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे और तुम्हारी पूरी हस्ती मिटा देंगे। तुम ह्यूमंस में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनते हुए सोंग सोचने लगता है, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मेरे को मिल चुकी है और इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं है। मेरी एनर्जी लगभग खत्म होने वाली है। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पे रुका तो हो सकता है बेहोश हो जाऊं या फिर फाइट ना कर पाऊं, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये कहते सोंग अपनी फ्लाइंग स्किल यूज करके वहां से भागने लगता है और वहां से जाते हुए आखिर में कहता है, तुम ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रहने वाली नहीं हो, मैं जल्दी ही यहाँ पर वापस आऊंगा और तुम सभी को खत्म कर दूंगा। तुम जो भी मॉन्स्टर्स बच्चे हो वो सब के सब यहीं पे मरोगे। इसी टाइम पर हम इस गिल्ड को देखते हैं। इस गिल्ड के सभी मेंबर्स लगातार भागते जा रहे हैं। भागते हुए इनकी हालत खराब हो चुकी है। गिल्ड मेंबर्स कहने लगते हैं, गिल्ड लीडर हमें क्या करना चाहिए, हम बहुत बुरी तरह थक चुके हैं, काफी देर से लगातार भागते जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा देर से हम फाइट कर रहे थे, हमारी एनर्जी बहुत देर से खत्म हो चुकी है, क्या हम कहीं पर रुक सकते हैं। ये सुनकर लुडोंग एक जगह पर रुकता है और फिर कहने लगता है, आज हमसे क्या हो गया, हम इतने टाइम से एक गिल्ड के अंदर है, हम सब के सब एक फैमिली की तरह थे और आज मुझे अपने साथ के मेंबर्स को उसी जगह पर उन मॉन्स्टर से बीच में छोड़ के आना पड़ा। ये हमारे गिल्ड के लिए एक बहुत बड़ी हार है। गिल्ड मेंबर्स कहते हैं, हमारे पास में कोई और चॉइस नहीं थी, अगर हम वहाँ पर रुकते तो हम सबसे मारे जाते। इसे दूसरे तरीके से लिया जाए, हम इसे पॉजिटिवली सोच सकते हैं कि हम सब जिंदा बच गए, वरना हम सबके जिंदा बचने के भी चांसेस नहीं थे। लेकिन फिर भी हमें माफ कर दीजिए, हम उन मॉन्स्टर को देख के डर गए। लुडांग कहता है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मेरे गिल्ड के मेंबर्स जो कि मुझे भरोसा करते थे, उन्हें उम्मीद थी कि मैं हर एक पोजीशन के अंदर उन्हें बचाऊंगा, हर एक सिचुएशन के अंदर मैं उनके साथ में होऊंगा। लेकिन आज जब सच में खराब सिचुएशन आई तब मैं उन्हें छोड़ के भाग गया। ये एक गिल्ड लीडर के रूप में मेरी एक बहुत बड़ी हार है। मैंने सोच लिया है, मैं आपसे तुम्हारा गिल्ड लीडर नहीं हूँ। तुम सबके सब अपने आप को खुद संभालो, अपना एक नया लीडर चुनो जो कि मुझसे ज्यादा काबिल हो। मैं यहाँ से वापस जाऊंगा उसी जगह पर जहाँ पर वो फाइट चल रही है और कम से कम उस लड़के सोंग को बचाऊंगा, चाहे इसके बदले में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये कहने के बाद में लुडांग पीछे मुड़कर उस तरफ जाने लगता है। तभी एकदम से सही टाइम पर सोंग खुद ही उस जगह पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है, लुडांग तुम पहले ही काफी कुछ कर चुके हो, तुमने जितना किया है उतना ही काफी है। तुमने आज मेरी काफी मदद की। उस फाइट के अंदर मैं लगभग हार मान चुका था, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे वापस उम्मीद आई। लुडांग कहता है, तुमने ये सब कुछ कैसे किया। सोंग कहता है, क्या तुम उम्मीद की बात कर रहे हो, वो तो मुझे अपने साथी को देखकर आ जाती है। जब मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में काफी सारे लोग हैं, तो मुझे लगता है मैं और काफी लंबे टाइम तक फाइट कर सकता हूँ। मुझे इन सबके लिए फाइट करनी होगी। लुडांग चले कहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम्हारे आसपास में इतने सारे मॉन्स्टर्स थे, डिमन गॉड ने तुम्हें घेर लिया था और वहां पर दो डिमन गॉड थे जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तुमने उन दोनों का सामना कैसे किया, तुम वहां से भागे कैसे, तुम जिंदा हो, इसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बहुत ज्यादा शानदार बात है कि हम में से एक उन डिमन गॉड को चकमा देकर वहां से बच के निकल गया, जबकि चारों तरफ से वो उनसे घिरा हुआ था। सोंग कहता है, अब तुम मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा अक्सर ही होता रहता है। मुझे इस चीज का तो बहुत एक्सपीरियंस है, मैं कई बार मौत के मुंह से बच के निकला हूँ। वैसे अभी भी प्रॉब्लम पूरी तरह सोल्व नहीं हुई है, हम उन मॉन्स्टर से ज्यादा दूर नहीं है, हमारे लिए अच्छा होगा हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। लुडांग कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम जैसा कहो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सोंग कहता है, इसके अलावा जोन ए के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी को हमें मॉन्स्टर में बताना होगा वो स्नेक मॉन्स्टर है, जिंदा बच गई है, उसके पास में स्पेशल पावर है कि अगर वो किसी भी ह्यूमन को काट ले तो उसे अपना गुलाम बना सकती है। इस बारे में सभी ह्यूमंस को पता होना चाहिए, हमें जल्दी जल्दी इस इन्फॉर्मेशन को सब जगह पे फैलाना होगा। ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, ये जिस किसी भी काट लेती है उसको अपना गुलाम बना लेती है, इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ के आसपास के एरिया के अंदर कोई भी इंसान ना हो जो कि उसको गुलाम बन सके। सोंग कह रहा होता है, तभी शेन खोज जाता है। वो कहने लगती है, हम ये कर तो सकते हैं लेकिन इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत तो यह है, बाकी लोगों के साथ में हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, और अगर हमने उनसे कुछ कह भी दिया तो भी वो इस बात को मानेंगे नहीं, उनको हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी लुडांग शेन से कहने लगता है, शेन तुम्हें होश कब आया, मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था। शेन कहती है, मुझे पता है, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे,
पहले हमारे पास में करने के लिए और भी जरूरी काम है। सबसे पहले लोगों को हमारी बात भरोसा दिलाने के लिए हमें सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा। उन सभी को खुद से अपनी बात बतानी होगी और उन्हें समझाना होगा। सोंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये काम मुश्किल है लेकिन इसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोस्टरी की सेना काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, हमारे काफी सारे लोग मारे जाएंगे। शिंग कहती है, तो फिर ठीक है, जल्दी सोचो आगे क्या करना है। हमारे पास में टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, मोस्टर्स कभी भी किधर भी अटैक कर सकते हैं। हमें जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ में शामिल करना होगा और अपने नंबर्स को बढ़ाना होगा। जिसको को सॉन्ग कोई प्लान बनाने के लिए सबसे पहले एक फिजिकल मैप निकाल लेता है और कहने लगता है, मुझे ये बताओ हमारे सबसे पास की सिटी किस जगह पर है। लुडांग कहता है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर जोन एन है, तुम चाहो तो हम वहां जा सकते हैं। लुडांग ये कह रहा होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर इस वोल्केनो के पास से देखते हैं। बुटाइस इस वोल्केनो के पास में उसने सब कुछ बता दिया है। सब जानने के बाद में वोल्केनो कहने लगता है, ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, तुम्हारे हाथ से एक इंसान बच के निकल गया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बुटाइस कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं उस इंसान का पीछा करना चाहती थी लेकिन वो इंसान थोड़ा ज्यादा खतरनाक था, मुझे लगा अगर मैंने उसका पीछा किया तो मेरी हालत मोरलॉक जैसी हो जाएगी। वोल्केनो कहता है, बिल्कुल चुप रहो, तुम बहुत ज्यादा कायर हो, इसका इल्जाम किसी और पर डालने की कोशिश मत करो। मोरलॉक लड़ाई के अंदर लड़ते हुए शहीद हुई, लेकिन तुम्हारे पास में एक बहुत अच्छा मौका था, लेकिन तुम कायरों की तरह वहां से भाग गई, तुमने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं की, ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती है। बुटाइस कहती है, नहीं मास्टर, गलती मेरी नहीं है, गलती उस इंसान की है, वो इंसान बहुत ज्यादा घटिया है, उसके पास में बहुत ही अजीब तरह की ट्रिक्स है, उसकी पावर को हमने बहुत ज्यादा कम समझा था। वोल्केनो कहता है, बिल्कुल चुप रहो, तुम मेरे साथ जवाब देने की कोशिश कर रही हो। ये कहते हुए वोल्केनो बुटाइस के ऊपर काफी सारा लावा गिरा देता है, इससे बुटाइस मरती तो नहीं है, वो बस जमीन पे लेट जाती है, उसकी थोड़ी सी हालत खराब हुई है। वोल्केनो आगे कहता है, तुम 8 डीमन में से एक हो, तुम्हें डायरेक्टली मैंने बनाया है, तुम सभी के अंदर अलग से पावर्स डाली गई है, इस सब के बावजूद भी तुम एक इंसान से हार के वापस आ गए, ये बहुत ही घटिया बात है। बुटाइस कहती है, मैं कह रही हूँ ना, मेरी गलती नहीं है, वो लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक था, मेरे पास इतनी सारी पावर्स है, इसके बावजूद भी मैं उसको सामना नहीं कर पाई। उस लड़के के पास में डीमन गॉड्स को मारने की पावर है, इसका सबूत है मोरलॉक की डेथ। ये कहते हुए बुटाइस उस लावा के अंदर दिखती है, उसे दिखाई देता है वह मोरलॉक है। बुटाइस कहने लगती है, क्या मोरलॉक के लिए कुछ उम्मीद है, उसे ठीक किया जा सकता है। वोल्केनो कहता है, नहीं कोई उम्मीद नहीं है, इसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव थे जिन्हें मैंने पूरी तरह से ठीक कर दिया है, लेकिन इम्पैक्ट इसकी सोल पे हुआ है, इसकी सोल काफी बुरी तरह सील हो चुकी है, अभी तभी ठीक हो सकती है जब ये खुद चाहे, बाहर की तरफ से ये सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। अब हम केवल इंतजार कर सकते हैं मोरलॉक की सोल को वापस से अवाक होने का, तब तक के लिए मोरलॉक किसी फाइट के अंदर शामिल नहीं होगी। तुमने आज काफी ज्यादा बेकार काम किए हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए हैं, तुम मेरे पास में काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी लेके आई हो, इस एनर्जी का यूज करके मैं एक नए डीमन गॉड को बना रहा हूँ, इस डीमन गॉड की पावर बहुत ज्यादा होगी, इसके साथ में तुम्हें दोबारा से अटैक करना होगा, अब की बार गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे नए डीमन गॉड आगे खोलो। उस वोल्केनो के इतना कहने के साथ ही लावा के अंदर से एक नया डीमन गॉड बाहर निकलता है। वैसे तो ये भी एक लड़की है, ये डीमन अपने आगे खोल लेती है। वोल्केनो ये कहता है, डीमन तुम्हारा काम है, जल्दी से जाओ उस ह्यूमन के ऊपर अटैक करो और जल्दी से उसे मार दो, ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ से हम जोन एन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है मैग्नेस। सभी गिल्ड मेंबर्स इस जगह पहुंचते हैं। मैग्नेस सिटी से भी 3 बंदे बाहर निकलते हैं और उनका स्वागत करने लगते हैं। गिल्ड के मेंबर्स अपने गिल्ड लीडर्स कहते हैं, लुडांग तुम आगे बढ़ो और इनसे बात करो। लुडांग वैसे ही करता है, वो उन तीनों के पास में आता है और उनसे कहने लगता है, मेरा नाम लुडांग है, हम काफी दूर से आए, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तभी उन तीनों में से एक बंदा बोलता है, लेकिन हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जहाँ से आए हो वापस वहीं लौट जाओ। मैग्नेस सिटी के अंदर आउटसाइडर्स का आना बिल्कुल मना है। ये सुनकर लुडांग का मुंह उतर जाता है। इसके बाद में सॉन्ग आगे बढ़ता है और वो कहता है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम सच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सुनकर सामने की तरफ से एक लड़की बोलती है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन डीमंस के अटैक के बारे में है तो वो हमें पहले से पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। सॉन्ग कहता है, क्या आपको पहले से पता है, ऐसा कैसे, और जब आपको इस बारे में पहले से पता है तो फिर अभी तक यहाँ पे क्यों रुके हैं। जोन एन जोन के बहुत ज्यादा पास में मॉन्स्टर्स का अटैक होने पर सबसे पहले आपकी सिटी चपेटे में आएगी। मॉन्स्टर्स इस सिटी को रोंदते हुए यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। आपको नहीं लगता आपको जल्दी जल्दी इस जगह से निकल जाना चाहिए और किसी सही जोन में जाना चाहिए। ये सुनकर लड़की बोलती है, नहीं हमें बिल्कुल भी नहीं लगता, हमारी सिटी बहुत ज्यादा सेफ है, हमारी सिटी के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स पहले भी अटैक करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हमने उन्हें हरा दिया है और हम आगे भी ऐसा कर सकते हैं। हमारी सिटी के अंदर काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी पावर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हमारे पास में एक बहुत बड़ी सेना है जो कि हमारी सिटी को प्रोटेक्ट करती है। कितनी भी मॉन्स्टर्स की आर्मी हमारे ऊपर अटैक कर ले, हम उनका सामना कर लेंगे। इसी वजह से हमें लगता है इस सिटी को छोड़ने से अच्छा होगा हमें सिटी को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करें। इसलिए हमें तुम जैसे बेवकूफों की किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लुडांग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ कहने की, एक तो हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए आए और तुम हमसे ऐसे बात कर रही हो।
तभी शेन कहती है, क्या तुम सच में लगता है डीमंस का अटैक होने पर तुम उन्हें संभाल पाओगे? ये कहते हुए शेन अपनी तलवार निकाल लेती है और अपना कोई अटैक तैयार करने लगती है। सॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी टाइम पर इस लेडी के आसपास में जितने प्लेयर्स होते हैं वो सारे इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनमें से कहता है, हमें हर तरीके से हमारी क्वीन को बचाना होगा, सबके सब चारों तरफ फैल जाओ, इनमें से किसी को भी हमारी लेडी के पास में मत आने देना। वो सभी प्लेयर ये कह रहे होते हैं। इसी देर में शेन इस लेडी के एकदम पास पहुंच जाती है और इसके कंधे के ऊपर अपनी तलवार रख देती है और कहने लगती है, तुम सबके सब बहुत ज्यादा स्लो हो, तुम्हारी इस क्वीन के ऊपर तो पहले ही अटैक हो चुका है। क्या अब तुम्हें पता चल गया तुम्हारी आर्मी कितनी ज्यादा कमजोर है? तुम केवल एक लेडी को नहीं रोक पाए, अगर मैं कोई मॉन्स्टर होती तो अब तक तो तुम्हारी इस क्वीन को मार चुकी होती। ये सुनकर वो आर्मी के बंदे बोलने लगते हैं, बताओ तुमसे क्या चाहती हो? जल्दी से लेडी डियाना को छोड़ दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो हमारी तरफ से मिल जाएंगे। एक दूसरा बंदा बोलता है, हाँ लेडी डियाना को छोड़ दो, अगर उन्हें कुछ भी हुआ, उनकी बॉडी के ऊपर एक भी खरोच आ गई तो तुम में सभी लोग मारे जाएंगे, तुम में से एक भी यहाँ जिंदा बच के नहीं निकल पाएगा। जिसमें वो लुडांग को भी बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगता है, थोड़ा तमीज से बात करो, अभी तो हमारी टीम की केवल एक ही प्लेयर तुमसे बात कर रही है, अगर हम सब के सब तुमसे लड़ने पर आ गए तो तुम्हें ऐसे ही अपनी सिटी को छोड़ के भागना पड़ेगा। तभी सॉन्ग इन सभी को शांत करने लगता है। वो कहता है, तुम सबके सब अपने वेपन्स को नीचे रख दो, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम केवल इन लोगों को वार्न करना चाहते हैं कि मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है जिन्हें तुम सामना नहीं कर सकते। अगर मॉन्स्टर्स अटैक करेंगे तो तुम्हारी पूरी सिटी तबाह हो जाएगी, इसी वजह से तुम्हें जल्दी से जल्दी इस जगह छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। कैसी जगह जन्म चाहिए जहाँ पर तुम लोग पूरी तरह सेफ हो और जिस जगह पर मॉन्स्टर्स का अटैक थोड़ा लेट हो। हमने तुम्हें वार्न कर दिया है, अब आगे तुम्हें क्या करना है ये पूरी तरह तुम्हारी चॉइस है। ये सुनकर वो सारे प्लेयर और शेन भी अपनी तलवार को वापस पीछे ले लेती है। इसी टाइम पर ये बंदा भी अपनी तलवार को वापस पीछे ले लेता है और कहने लगता है, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग खतरे में हैं, लेकिन फिर भी हम इस सिटी को छोड़ के तो नहीं जाएंगे। आपकी वार्निंग को हमने सुन लिया है, अब आप यहाँ जा सकते हैं। इसी टाइम पर सोंग की नजर एक बंदे पड़ती है जो कि सोंग को काफी लगते से घूर रहा होता है। इस बंदे का नाम शेशान है। शेशान कहने लगता है, अरे तुम तो वही हो ना जिसने जोन ए के अंदर मेरे को ए रैंक के इक्विपमेंट सेल किए थे। जिस तरह सोंग को भी ये बंदा याद आ जाता है। वो कहने लगता है, हाँ मुझे तुम याद हो। तभी पीला वाला बंदा बोलने लगता है, अच्छा शेशान, तो यानी कि वो ए रैंक के इक्विपमेंट तुमने इससे खरीद के लाए थे और हमें लग रहा था तुम वो डंजन के अंदर से लाए हो। शेशान कहता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, उन इक्विपमेंट को खरीदने के बदले भी मैंने इसे पैसे दिए थे, देखा जाए तो वो मेरी मेहनत के ही थे। सोंग कहता है, इस सब को जाने दो, मुझे ये बताओ ऐसा क्या है तुम्हारी सिटी के अंदर जिस वजह से तुम अपनी सिटी को छोड़ने को तैयार नहीं हो? ये सिटी तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ से इंपॉर्टेंट क्यों है? सोंग के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता, सब चुप हो जाते हैं। शेशान बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब इस वर्ल्ड के अंदर बदलाव आया था उसी टाइम पर हमारी सिटी के अंदर एक मीटियोराइट गिरा। स्टार्टिंग में तो हमने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, वो मीटियोर काफी शानदार था, रेनबो कलर का था। उसके गिरने के कुछ टाइम बाद में ही उस मीटियोर के आसपास के अंदर काफी सारे क्रिस्टल्स निकलने लगे। वो क्रिस्टल्स काफी शानदार थे, उन क्रिस्टल्स की मदद से काफी अच्छे तरीके के वेपन्स बनाए जा सकते थे। उन इक्विपमेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी मदद से जो वेपन्स बनाए जाते हैं उनके बनने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते बाहर के लोगों को इस बारे में पता चले, इसलिए हम किसी को भी हमारे सिटी के अंदर नहीं आने देते। अगर लोगों को इस बारे में पता चलने लग जाएगा तो हो सकता है वो लोग ही हमारे ऊपर अटैक करें और हमारी चीजों को चुराने की कोशिश करें। तभी पीले कपड़े वाला सोल्जर बोलता है, अब ये इन्फॉर्मेशन बाहर कहीं पे लीक ना हो, इसी वजह से हमने इतने सारे लोगों को अपने साथ शामिल कर रखा है, जो कोई भी सिटी के अंदर घुसने की कोशिश करता है उसे हम रोक देते हैं। लुडांग कहने लगता है, तुम तो काफी ज्यादा किस्मत वाले हो, तुम्हारे पास में हेवन का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये सुनकर सोंग सोचने लगता है, अब मुझे समझ में आ रहा है मेरे एयरिंग की इक्विपमेंट को इन लोगों ने इतना महंगे में कैसे खरीद लिया था, क्योंकि इन लोगों के पास में तो पैसों की कोई कमी नहीं है। तभी शेशान आगे बोलता है, केवल इतना ही नहीं, उस मीटियोर के अंदर भी एक बहुत ही स्पेशल इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट बहुत ज्यादा रेयर है, उसकी मदद से एसरिंग के वेपन्स बनाए जाते हैं, उसका नाम है कॉस्मिक स्पिरिट स्टोन। ये सब सुनकर सोंग सोचने लगता है, अब मुझे समझ में आ रहा है ये लोग सिटी के अंदर हमें घुसने क्यों नहीं दे रहे थे। इतनी अच्छी चीज होने के बाद में हर कोई यही चाहेगा कि उसकी सारी चीजें उनके पास में ही रहे, कोई कहीं उनसे छीन ना ले। फिर सोंग शेशान से कहता है, वैसे अब तुम लोग इस बारे में हमें क्यों बता रहे हो? क्या तुम्हें अब ये चीज सीक्रेट नहीं रखनी है? वैसे तुम्हें एक बात तो पता है ना, इन क्रिस्टल्स की कीमत के बदले में तुम सब लोग अपनी जान गंवाने वाले हो। मॉन्स्टर्स का अटैक होने पर ये क्रिस्टल्स तुम्हें नहीं बचाएंगे, मॉन्स्टर्स तो हर हाल में तुम्हारी सिटी को तबाह कर देंगे। तुम्हारी सिटी के साथ साथ में तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो सबके सब मरेंगे। अब तुम खुद सोच लो, तुम्हारे लिए वो मीटियोर जरूरी है या फिर यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की लाइफ? सब कुछ जानने के बाद भी मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूंगा, आपको जल्दी से जल्दी इस जगह से निकल जाना चाहिए। सोंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।